अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो हैं आ चुके हैं, दोबारा से क्लास ज्वाइन कर चुके हैं कैंपस के ऊपर ई कैट के सेशन के अंदर। मैं आप सबको मोस्ट एंड वार्म वेलकम करूंगा। ईद की छुट्टियों के बाद आप लोगों ने ईद जो है बहुत अच्छे से उम्मीद है कि एंजॉय की होगी। खूब जो है मजे जो है आपने उठाए होंगे इन छुट्टियों के, और आपने खूब रिलैक्स भी किया होगा, अपनी नींद को भी पूरा किया होगा। और वो जो आपकी जो है एनर्जी थोड़ी बहुत कम हुई थी एक हेक्टिक किस्म की रूटीन की वजह से, तो जो है आपने उस जो एनर्जी है, ठीक है, उसको वापस बूस्ट कर लिया होगा और आपकी एनर्जी जो है वो आपके पास वापस आ चुकी होगी। सो मोस्ट वेलकम करता हूँ और वालेकुम अस्सलाम कहूंगा सबको। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने जो है ईद से पहले अपना पार्ट 1 का जो काम था वो कंप्लीट कर लिया। हमने पार्ट 1 के जितने भी चैप्टर्स थे उनको गो थ्रू कर लिया, उनको हमने समझ लिया, उनको हमने पढ़ लिया। आज से ऑनवर्ड हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो अल्लाह का नाम लेते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 2 को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पहले करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे टुवर्ड्स द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि वैसे तो तमाम चैप्टर्स की इक्वल इंपॉर्टेंस होती है, पार्ट 1 पार्ट 2 की भी इक्वल इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन अगर हम पास पेपर्स की बात करें और उससे लिया गया डाटा अगर हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, इसको थोड़ा सा जो है एनालाइज करें, सो हम कहते हैं कि पार्ट 2 की केमिस्ट्री जो है उसमें से अराउंड 60% जो है आपका जो एमसीक्यूज आपके आते हैं वो पार्ट 2 केमिस्ट्री में से आते हैं। ठीक है, यानी 55 to 60% पोर्शन जो है वो पार्ट 2 केमिस्ट्री का होता है। और अगर पार्ट 2 केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें जो मेजर पोर्शन होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, इसीलिए हम इसको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। इवन के हमारे जो यूजुअल जो आपके लिए बोर्ड के होते हैं उनके अंदर भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले प्रेफर करते हो और उसको पहले पढ़ते हो, क्योंकि उसका ज्यादा जो है विजिट भी होती है, ज्यादा इंपॉर्टेंस भी होती है, वहां से ज्यादा कुछ आ भी रहा होता है। ठीक है, सो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए पार्ट 2 के अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 2 को आज हमने फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक तौर पे आज हमने रीड आउट करना है, इसको हमने पढ़ना है। बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स में आपके रिकॉल करूंगा और फिर हम एमसीक्यूज की तरफ भी जाएंगे। मैं एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लोड भी कर दूंगा। ठीक है, बाकी जो है आप मेरी प्रोफाइल पर जाकर मेरी कल की पोस्ट के थ्रू आप लोग जो है आने वाले दिन के जो नेक्स्ट 12 जून तक का जो हमारा अपने कंप्लीट शेड्यूल है, ठीक है, वो आप वहां से देख सकते हैं, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। केमिस्ट्री का आप लोगों को वहां से कंप्लीट पैक्ड शेड्यूल जो है मिल जाएगा। ठीक है, सो आप लोगों ने वो वहां से देख लेना है। मैंने कंप्लीट शेड्यूलिंग की भी है, मैंने जो है कोशिश करनी है इंशाल्लाह, इस पर जो है इंशाल्लाह बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि 9 जून तक हम अपना पार्ट 2 को कंप्लीट करें। ठीक है, और उसके बाद 10 को पार्ट 1 का कंप्लीट हम टेस्ट लेंगे और उसके बाद 11 को हम जो पार्ट 2 है उसका कंप्लीट टेस्ट लेंगे और 12 जो है उस पर ग्रैंड टेस्ट लिया जाएगा। तमाम सब्जेक्ट्स का ग्रैंड टेस्ट जो है वो होगा। फुल बुक का टेस्ट पार्ट 1 का बिल्कुल मैंने बताया आपको कि हम पहले कोशिश करेंगे कि हम पहले पार्ट 2 को समराइज कर लें। ठीक है, उसको हम देख लें। पार्ट 1 के लिए हमने 10th को रखा हुआ है और पार्ट 2 के लिए हमने रखा हुआ है 11 को, और 12 को हम ग्रैंड टेस्ट लेंगे आप लोगों का, जो कि फुल फ्लैश टेस्ट आप लोगों का होगा। ई कैट जो जिस तरह से होता है उस पैटर्न के मुताबिक हम आपका टेस्ट लेंगे। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं और खैर मुबारक, लेट ईद मुबारक कह रहे हैं, सो लेट खैर मुबारक कहते हैं हसन आपको, और खुश रहें, आबाद रहें, आप सबके सब खुश रहें और आबाद रहें। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चूंकि हम इस वक्त बात कर रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, सो इट मींस के हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। बेसिक टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे, बेसिक्स जो हमारी हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, हम उनको जरा अपलिफ्ट करेंगे, इनको जरा हम रिकॉल करेंगे, इनको जरा हम शार्प करेंगे। इन कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट कहां से करना है, और स्टार्ट हमने करना है शुरू से, यानी जहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है वहीं से हम स्टार्ट लेंगे। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, पहले तो हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले हम जानते हैं कि हम कंपाउंड्स को और जो है 2 क्लासेस में मेनली डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिवाइड करते हैं। कंपाउंड्स जो हमारे पास होते हैं हम इनको मेनली तौर पे दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होते हैं ऑर्गेनिक और एक हमारे पास होते हैं इनऑर्गेनिक। व्हाई वी कॉल देम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, क्यों हम इनको सेपरेट आउट कर रहे हैं, कंपाउंड्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज। ठीक है, रिसोर्स यानी जहां से हम इनको हासिल करते हैं, जहां से इन कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, गेट कर रहे होते हैं, जो इनका मेन सोर्स है उसकी बेस पर और इनकी प्रॉपर्टीज की बेस पर हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर
इनको डिवाइड कर देते हैं, कंपाउंड्स को मेनली डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिक की बात जहां तक है, हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो पहले कहा जाता था, यानी अर्ली स्टेजेस के ऊपर जब केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग नहीं थी या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज इतना इन्हांस नहीं हुआ था, हम बहुत जो है लेट के जो है बात कर रहे हैं, यानी बहुत पहले अर्ली की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो उस वक्त कहा जाता था कि इनको सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स से ही हासिल किया जा सकता है, यानी मेन सोर्स जो है इनका वो है लिविंग थिंग्स, ठीक है। लिविंग थिंग्स जो है वो इनका मेन सोर्स है, इनसे ही हम इनको हासिल कर सकते हैं, इनसे ही हम इनको गेट कर सकते हैं और इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स हमारा मेन सोर्स था ऑर्गेनिक के लिए। अगर हम बात करते हैं किस चीज की भी, अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक के बाद से हम कहते थे कि इनको हम मिनरल सोर्सेज से गेट करते हैं, मिनरल सोर्सेज जो हैं इनसे हम गेट करते थे, ठीक है। इनको हम इस तरीके से मिनरल सोर्सेज से कलेक्ट करते थे, हासिल करते थे। तो ये मेन दो हमारे पास जी ये दो मेन हमारे पास कहते हैं कंपाउंड्स की अंदर क्लासिफिकेशन है, ऑर्गेनिक की, इनऑर्गेनिक की। अब हमने क्या करना है, हमने ऑर्गेनिक की बात करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, इनऑर्गेनिक पे लेटर ऑन जाएंगे। इनऑर्गेनिक हमारा पार्ट 2 का जो लास्ट यानी हमारे डेज होंगे, ठीक है, उनमें हम इनऑर्गेनिक पे बात करेंगे। फर्स्ट हमारा मेजर कंसर्न जो है वो ऑर्गेनिक के साथ है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही बात करेंगे, ठीक हो गया। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है कि जो डील करती है विद द compounds containing carbon and hydrogen, ठीक है, they are called as hydrocarbons and their derivatives, ठीक है जी। हम कहते हैं कि the study of hydrocarbons and their derivatives, ठीक है, they are called as organic compounds, and the study of these type of compounds are called as organic chemistry। इनको हम organic chemistry का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है जी। और आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स दैट कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन, दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। एंड द कंपाउंड्स दैट व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स सच एज, अगर हम लेट्स सपोज ये कहते हैं CH3 इट इज जस्ट एन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन है। कम आवाज आ रही है, फुल रफ्तार से पूरी स्पीड से अब्दुल वासिफ बोल रहा हूँ, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आवाज क्लियर होगी। आप अपने जो है जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ऑन मतलब और उसकी आवाज इंक्रीज कर लेंगे, हैंड फ्री का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। सो ये हाइड्रोकार्बन है। अगर मैं इसमें से किसी भी एक हाइड्रोजन को निकाल कर इसकी जगह पर कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट, कोई एक एक्स्ट्रा एटम जो है अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन यूज करूंगा, सो ये एक डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड को मैंने डिराइव किया, इस कंपाउंड को मैंने गेट किया फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन। सो हाइड्रोकार्बन या इनके डेरिवेटिव्स जो होते हैं इनकी स्टडी को हम सिंपली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट में क्या था, अभी आपने यहाँ पे कुछ चीजें मार्क भी करनी है, वो चीजें आप जो है मतलब मेंशन भी करेंगे अपने पास, ठीक है, और आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम वाइटल फोर्स थ्योरी की बात करेंगे। सो मैं इसको रेस करूंगा और अर्ली जो हमारी केमिस्ट्री है, ठीक है, उसमें जो शुरू में, ठीक है, जो कहा गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से, उसमें वाइटल फोर्स थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो उसको हम डिस्कस करेंगे कि साइंटिस्ट ने वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की और इसका मतलब क्या है, ये हमने देखना है जरा जल्दी से। अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो शुरू में अर्ली जो है स्टेजेस पर हम कहते हैं कि साइंटिस्ट का ये मानना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे आर जस्ट एक्सट्रैक्टेड, दे आर जस्ट क्या कहते हैं क्या कहेंगे उसको, द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर जस्ट लिविंग थिंग्स ही जो है मेन सोर्स है, इनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, इनको हम हासिल करते हैं सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स से ही हासिल कर सकते हैं। व्हाई वी से दैट वी कैन गेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ वाइटल फोर्स, ठीक है। हम यहां मेंशन कर लेते हैं वाइटल फोर्स को। वाइटल फोर्स थ्योरी की हम इस वक्त बात कर रहे हैं। आपने इसमें जो है नोट डाउन करना है कि ये किस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये जो है थ्योरी पेश की थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। बेसिक तौर पे इनको जो पेश किया गया, इनको इस थ्योरी को जो प्रपोज किया वो बर्जीलियस साइंटिस्ट अपने पास अपने मेंशन करेंगे आप, बर्जीलियस साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस थ्योरी के हमें बताया।
और जो है हमें बताया कि जी वाइटल फोर्स दरकार होती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए बेसिक तौर पे, ठीक है। सो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑलवेज रिक्वायर अ वाइटल फोर्स टू मैन्युफैक्चर, ठीक है। और ये वाइटल फोर्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब आप जानते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है जी। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव सफिशिएंट एबिलिटी, ठीक है, टू मैन्युफैक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। दे हैव वाइटल फोर्स, ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ या फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक हो गया। सो ये वाइटल फोर्स थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही जो हैं वो क्या है, वो ये फोर्स रखते हैं अपने पास, और वो ही जो है सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। नॉन लिविंग थिंग्स या लेबोरेटरी में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज वी हैव नो वाइटल फोर्स, ठीक है, वी हैव नो एबिलिटी टू प्रिपेयर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। सो ये वाइटल फोर्स थ्योरी है, ठीक है। आपने इसको मार्क करना है, बुक में मेंशन की हुई है, ठीक है। इसको आप अंडरलाइन करेंगे इसकी जो है डेफिनेशन को, और ब्राजीलियन साइंटिस्ट का अपना नाम मेंशन करेंगे अपने पास कि भी ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इससे मुताल्लिक बात की थी और कहा था कि सिर्फ और सिर्फ जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही वो सोर्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है जी। सो आपने जो है ये चीज नोट डाउन कर लेनी है। सो वाइटल फोर्स रिक्वायर, vital force required to develop या to manufacture या to produce, ये हम कर लेते हैं organic compounds which is only present in लिविंग थिंग्स। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास है वाइटल फोर्स थ्योरी, जिससे मुतालिक मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया, आगाह किया। अब मैं आगे चलूंगा। अब इसकी रिजेक्शन जिसने की थी हम उसकी बात करेंगे, यानी फ्रेडरिक वोहलर जो है, फ्रेडरिक वोहलर, हम उससे मुतालिक बात करेंगे। फ्रेडरिक वोहलर जो है उसके काम को हम देखेंगे कि उन्होंने किया क्या था, किस तरीके से वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया, और वो कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका उसने फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया था, ये बेसिक तौर पे हमने देखना है। सो हम आगे चलेंगे, मूव करेंगे नेक्स्ट। फ्रेडरिक वोहलर जो है उनके काम की तरफ मूव करते हैं। सो फ्रेडरिक वोहलर जो है हमारे पास वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था, ठीक है। वोहलर्स, हम वर्क ऑफ वोहलर्स करेंगे। पेज नंबर बता दें जी जल्दी से सुमाना को, क्योंकि आपको बताऊं पार्ट 2 की केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, उसमें भी हम चैप्टर नंबर 7 की बात कर रहे हैं। सो 118 आई थिंक, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली सुमाना, आप 118 पेज को देखेंगे। मेरे पास आज बुक नहीं है वो वाली जो आप लोगों के पास है, मेरे पास डिफरेंट बुक है, सो इसलिए मैं आप लोगों को जो है अपना एग्जैक्ट जो भी पेज नंबर होगा वो मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। सो इस पर तो आप लोगों ने कुछ चीजें अंडरलाइन भी करनी है और कुछ चीजें आप लोगों ने मार्क भी करनी है, कुछ राइट भी करना है अपने पास, ठीक है। सो हम बात करेंगे इस पर फ्रेडरिक वोहलर की। फ्रेडरिक वोहलर हमारे पास साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये काम किया था, जिन्होंने हमें जो है बताया कि जो हम बात करते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी की, कि जो रिक्वायर है किस चीज के लिए भी, टू मैन्युफैक्चर, टू प्रिपेयर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। सो वो बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है सर। टू के बिल्ला मोहसिन क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, फ्रेडरिक वोहलर की हम बात करते हैं। इन्होंने किया क्या था, इन्होंने फर्स्ट टाइम हम कहते हैं कि नहीं सिर्फ चैप्टर नंबर 7 करना है हमने आज, ठीक है। जस्ट आज एक चैप्टर करना है, चैप्टर 7 करना है, इतना बर्डन नहीं करूंगा, बर्डनाइज नहीं करूंगा। कल भी हम चैप्टर नंबर सिर्फ 8 करेंगे। परसों हमारा जो है चैप्टर नंबर 9 और 5 कंबाइन है, मैं उसमें जो है आप लोगों को इकट्ठा पढ़ाऊंगा। अच्छा जल्दी से, अच्छा फ्रेडरिक वोहलर की हम बात कर रहे हैं। सो फ्रेडरिक वोहलर की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि क्या है, यहां पर भी हम कहते हैं कि फ्रेडरिक वोहलर वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया था। किस तरीके से कि इन्होंने लेबोरेटरी के अंदर एक कंपाउंड प्रिपेयर किया था जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जो कि यूरिया था। कंपाउंड कैसे प्रिपेयर किया था इन्होंने, ये बेसिक तौर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये बेसिक तौर पे अमोनियम साइनाइड कंपाउंड है, ठीक है। इसकी जो है समहाउ फिजिकल पैरामीटर्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उससे मुतालिक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इन्होंने जब इस कंपाउंड को हीट अप किया, ठीक है, सो इससे क्या हुआ कि ये डिकम्पोज हुआ और डिकम्पोज होते हुए एक नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम कहते हैं सिंपली अमोनिया, NH2
CO, जिसको हम लिखते हैं NH2C डबल बॉन्ड O और NH2, ठीक है। ये हमारे पास मेनली कंपाउंड जिसको हम यूरिया कहते हैं। और ठीक है जी, हम कहते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये हमने डेवलप तो कर लिया, इन्होंने फ्रेडरिक वोहलर ने एक्सीडेंटली तौर पे क्या किया था कि अमोनियम साइनाइड के जो है फिजिकल पैरामीटर्स को देखने के लिए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, समहाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखने के लिए जब हीट किया तो ये डिकम्पोज हुआ, डिकम्पोज होने से ये इस कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ। अभी कंफर्म कैसे हुआ कि ये कंपाउंड ऑर्गेनिक ही है और ये कंपाउंड यूरिया ही है? उन्होंने जो कंपाउंड डेवलप हुआ, देखो ना, जब एक दफा आप एक कंपाउंड को इनिशियल तौर पे लेते हो, उसकी फिजिकल स्टेट, उसके दिखना कि वो किस तरह का है, किस कलर का है, उसकी अपीयरेंस क्या है, ठीक है। लेकिन जब आप उस पर टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये क्या होता है, ये डिकम्पोज होता है समहाउ, ये अपनी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज लेकर आता है। जब फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुई तो इसको लगा कि कुछ नया कंपाउंड बन चुका है। सो जो फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुई उसमें उसने जो कुछ टेस्टिंग की, कुछ प्रॉपर्टीज जो है उसने कंपाउंड जो डेवलप हुआ था उसकी देखी। सो ये जो इस यानी जो कंपाउंड डेवलप हुआ था, हम कहते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज ऑल टुगेदर वही थी कि जो हम क्या करते हैं, जो हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूरिया की प्रॉपर्टीज होती हैं। दैट इज व्हाई ही क्लेम दैट कि जो मैंने डेवलप किया है कंपाउंड किसमें, लेबोरेटरी के अंदर, वो एक यूरिया यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है जी। फ्रेडरिक वोहलर इज फाउंडर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि ये फाउंडर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। हम कह सकते हैं कि रेवोल्यूशनरी जो है तौर पे चेंज जो लेकर आए, ठीक है, यानी जिनके बाद हम मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अब लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। सो उसका काम सिर्फ, उसका पूरा सेहरा, उनका पूरा क्रेडिट जो है हम इस बंदे को देते हैं, क्योंकि इससे पहले हम बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे हुए थे कि हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनसे ही ये कंपाउंड्स गेट करेंगे। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, काम है किसका, फ्रेडरिक वोहलर का। आपने इसको मार्क करना है। ये ईयर जो मेंशन किया हुआ आप लोगों की बुक के अंदर वो 1828 है, 1828। सो आपने इन तमाम चीजों को अपनी बुक में मार्क कर लेना है, ठीक है। आगे मूव करेंगे और नेक्स्ट हम चलेंगे। नेक्स्ट मैं आप लोगों से कुछ चीजें जो है शेयर करूंगा, कुछ बातें हम जो है वो कर लेते हैं, कुछ चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर अब देखो, मैं आपको बताऊं कि हमने ये बात कही कि ऑर्गेनिक क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, इट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को हम ऑर्गेनिक जो है मतलब कंपाउंड्स का नाम देते हैं। तो अब यहां पर देखो, अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन रेज होते हैं, ठीक है, जैसे CO2 है, जैसे CO है, जैसे HCO3 है, ठीक है। इस तरीके से हम कहते हैं कि -1, ठीक है, या चलो ठीक है, सही है, CO3-2, ठीक है। ये वो कंपाउंड्स हैं या रेडिकल्स हैं, ठीक है, जिनके हम मतलब हम कहते हैं कि इनके पास कार्बन भी है, इनके पास हाइड्रोजन भी है। सो व्हाई वी नॉट कॉल देम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? इनको ऑर्गेनिक कैटेगरी में क्यों फॉल नहीं करते, इनको हम इनऑर्गेनिक के तौर पे क्यों ट्रीट करते हैं? रीजन यही है, हम कहते हैं कि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ आप कह सकते हैं बेसिक फीचर्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसके बेस पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर कर रहे होते हैं। ये जो कंपाउंड्स हैं तो ये कंपाउंड जिनमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी समहाउ इनमें मौजूद है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉल नहीं करते। व्हाई? बिकॉज हम कहते हैं कि जो प्रॉपर्टीज हैं, फीचर्स हैं, मेन फीचर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, बेसिक्स हैं, ठीक है, वो उनको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होते, इसलिए हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बात नहीं करेंगे। सो दे आर नॉट कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर जस्ट कंसीडर्ड टू बी एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक हो गया। सो कुछ क्वेश्चंस यहां पर आ चुके हैं, सो मैं 2 क्वेश्चंस का आंसर करूंगा, लेकिन आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि आप लोग जो है कह सकते हैं समहाउ फ्रूटफुल किस्म के क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे, क्योंकि जो बेसिक लेवल के होते हैं मैंने आपको बताया था कि आप पढ़कर आएंगे तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। सर मैंने फर्स्ट ईयर की क्लासेस नहीं ली हुई, देखो मैं बताऊं हसन, आपने सिंपली करना ये है कि रेड कलर का आपको लाइव बटन जो है दिख रहा होगा आपकी टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर, ठीक है। सो आप उसे क्लिक करेंगे, उसमें स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको टेबल मिल जाएगा, आपको डेट वाइज लेक्चर्स मिल जाएंगे तमाम पार्ट 1 के। सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं एमसीक्यूज की फॉर्म के अंदर, और उसकी हम लास्ट में एक्सरसाइज देखेंगे, अपलोड भी कर दूंगा, वो हम देखेंगे भी, डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल हम जस्ट अपने जो कॉन्सेप्ट्स इनको रिकॉल कर रहे हैं, उससे हवाले से जो है हम बात कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो जल्दी से मूव करते हैं आगे। और अब हम क्या करेंगे भाई, सर से पूछा है, क्या पूछा है भाई, हारून अगर चैप्टर को सही से, अच्छा चैप्टर को सही से पढ़ा होगा तो इस ही इजी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है भाई कासिम समा, आपने
बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपने आपस में बहस नहीं करनी है। हम मेन जो है पॉइंट्स को रिकॉल कर रहे हैं, उसके बाद हम जो है प्रैक्टिस पे जाएंगे। सो आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा, एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे, आपको पता चलेगा किस तरीके का जो है एमसीक्यू बनता है, किस तरीके का क्वेश्चन जो है बेसिक तौर पे बन रहा होता है। ठीक हो गया। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, उससे मुतालिक मैं आप लोगों को बताऊंगा। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से समहाउ मैं आप लोगों को ब्रीफ करता हूं। अच्छा, आप लोगों की जो बुक है, ठीक है, उस फीचर्स मेंशन किए हुए हैं, वही जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उस हवाले से मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। फर्स्ट हमारे पास जो है वो पिक्यूलर बिहेवियर है, ठीक है, पिक्यूलर बिहेवियर ऑफ कार्बन, जिसको हम कैटिनेशन का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, वो बेसिक तौर पे वो हम जो है करने लगे। फर्स्ट हम उससे मतलब डिस्कशन करेंगे। पिक्यूलर बिहेवियर की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, जस्ट डिस्कस करेंगे, नॉट मतलब इतना डिटेल में नहीं जाने की जरूरत उसके अंदर, क्योंकि हमने कौन सा कोई लॉन्ग एंड शॉर्ट देखना है। सो पिक्यूलर नेचर ऑफ कार्बन की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, जिसको हम सिंपली तौर पे कहते हैं कैटिनेशन का वर्ड हम यूज करते हैं इसके लिए। तो आपने जो है इस चीज को अंडरलाइन कर लेना है। कैटिनेशन का प्रोसेस हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये होता क्या है, हम कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिक तौर पे क्या हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उनमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनके अंदर वेरिएशन बहुत ज्यादा है। बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कहते हैं नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बैकबोन, यानी जो हम कार्बन जिसकी बात करते हैं, जिससे मिलकर कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना होता है, उसके अंदर ये एक पिक्यूलर बिहेवियर, जिसको हम कैटिनेशन का वर्ड दे रहे होते हैं। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है कि कार्बन अपने ही तरह के कार्बन एटम्स के साथ लिंक आउट करते हुए, बॉन्ड हुए लार्जर चेन्स की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कैटिनेशन का प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर देखेंगे कि कार्बन कार्बन आपस में लिंक्ड आउट होते हुए एक लार्जर चेन की फॉर्मेशन करेंगे। इस तरीके से हम जो बनने वाली चेन्स होती हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि हमारे पास कैटिनेशन का प्रोसेस कहलाता है। इसको हम पिक्यूलर नेचर ऑफ कार्बन का नाम दे रहे होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। नॉन आयनिक कैरेक्टर की हम बात समहाउ करेंगे। नॉन आयनिक कैरेक्टर के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। समहाउ ब्रीफ कर रहा हूं, आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने जो है इस चैप्टर को पढ़ना है, रीड आउट करके रखना है, ताकि आप लोगों को तमाम चीजें पता हो, हमसे रिकॉल करें। सो नॉन आयनिक कैरेक्टर की हमने बात करनी है। वो किस तरीके से, देखो आप ये बात जानते हो, आपने जो है क्या कहते हैं, समहाउ पार्ट 1 के अंदर आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ा हुआ है, ठीक है। आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड आपने जो है चैप्टर नंबर इवन जो 6 है, ठीक है, उसमें पार्ट 1 की केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है। आप ये बात जानते हैं, जब भी दो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड को डेवलप करने के लिए, सो समहाउ अगर वो डिफरेंट होंगे, सो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या करता है कि वो फिर जो बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, उसकी नेचर को आयनिक में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जहां तक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम जो मोस्टली तौर पे डील कर रहे होते हैं वो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड की जहां तक बात है तो हम कहते हैं दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सो डिफरेंस नहीं होगा। जबकि कार्बन और हाइड्रोजन की जहां तक बात है तो उसमें डिफरेंस मैक्सिमम लेवल पर भी 0.4 का आता है, सो बहुत कम डिफरेंस है, ठीक है। सो चूंकि डिफरेंस बहुत कम है तो इसलिए हम कहते हैं कि डिफरेंस कम होने की बुनियाद पर ये जो बॉन्ड्स होते हैं दे आर मोस्ट लाइकली टू बी कोवेलेंट, प्योरली कोवेलेंट, ठीक है। बहुत कम हम कहते हैं कि इनके अंदर जो है हम कहते हैं आयनिक कैरेक्टर होता है। सो बहुत कम आयनिक कैरेक्टर है किसमें, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर, जो कि चूंकि हम जानते हैं कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट जो है सेम होने की वजह से डिफरेंस बहुत कम है। सो हम कहते हैं कि इसलिए जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे दे आर मोस्टली नॉन आयनिक नेचर, ठीक है। कैरेक्टर दे एग्जिबिट द नॉन आयनिक कैरेक्टर, ठीक हो गया। आगे अगर हम देखते हैं सिमिलरिटी इनकी जो है बात करते हैं, सिमिलरिटी इन बिहेवियर की हम बात करते हैं। समहाउ इसको हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। सिमिलरिटी इन बिहेवियर की हम बात थोड़ी बहुत कर लेते हैं। सिमिलरिटी इन बिहेवियर जो है हम समहाउ ब्रीफ करेंगे। मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको पहले भी कहा था ऑल चैप्टर्स एमसीक्यूज आप होंगे, बिल्कुल मैंने कर दिए हुए हैं। मेरी प्रोफाइल पर आप देखेंगे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक के जो पार्ट 1 के हैं सारे एमसीक्यूज मौजूद हैं।
और आफाक मोस्टली तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से ज़्यादातर जो है एमसीक्यूज बन रहे होते हैं। मैंने आपको बताया 60% के अराउंड जो है वो इसमें से बनता है। फेडरल बोर्ड की बुक है, वो क्या करेंगे, उनका चैप्टर नंबर और होता है फहद, मोस्टली तौर पे कंटेंट सेम होता है। और एक और चीज़ मैंने आपको पहले भी कही थी कि आप लोग जितनी जो है आपस में कन्वर्सेशन करते हैं उससे डिस्ट्रैक्शन मुझे भी होती है और तमाम स्टूडेंट्स को भी होती है। देखो मैं इस वक्त आप देख रहे होंगे कि मैं ज़्यादातर जब लिख भी रहा होता हूँ तो आप लोगों की तरफ देख रहा होता हूँ कि कोई क्वेश्चन है या कुछ इस तरह से। अगर आप लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, एक्सटेंसिव वे के अंदर गप्पे लगाते हैं और वो भी बिल्कुल बेकार किस्म की, सो वो उससे क्या होता है कि आप अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, बाकी लोगों का भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो इसको नहीं करना आपने, ठीक है। सिमिलरिटी की हम बात कर लेते हैं। सिमिलरिटी इन बिहेवियर, ठीक है जी। सो इसको हम डिस्कस करेंगे। और सिमिलरिटी इन बिहेवियर जो है इसके लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो बेसिक तौर पे होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। होमोलोगस सीरीज की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, जिससे मतलब मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बताऊंगा, ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट की, सिमिलरिटी इन बिहेवियर या समहाउ होमोलोगस सीरीज की हम बात करते हैं तो ये है क्या। अभी आगे चलते हुए हमने जो है एक टॉपिक पढ़ना है जिसको हम सिंपली कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप एटम या ग्रुप ऑफ एटम या डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है कि जो किसी कंपाउंड को कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज असाइन करता है। और जब भी हमारे पास कोई स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप होगा तो हम कहते हैं कि क्या होगा भाई, कि हम कहते हैं कि लेट्स सपोज OH ग्रुप है कि OH ग्रुप रिकॉग्नाइज करता है किसी कंपाउंड को एज अल्कोहल, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जब भी किसी कंपाउंड के अंदर OH ग्रुप जो है मौजूद होगा तो वो अल्कोहल कहलाएगा। और अल्कोहल जो है कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप तमाम के तमाम कहते हैं कि सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज कैरी करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इनका बिहेवियर सिमिलर होता है, सेम बिहेवियर होता है, जिसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। यानी जो भी हाइड्रोक्सिल कहते हैं कि जो है फंक्शनल ग्रुप कैरी करेंगे, फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल कैरी करेंगे तो इनको हम कहते हैं कि अल्कोहल हैं। और अल्कोहल के अंदर चूंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप सबके अंदर सेम होता है तो इनका बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम होता है, जिसको हम होमोलोगस सीरीज का नाम दे रहे होते हैं। So, the compounds containing similar type of functional group, they will always have similar kind of properties, so they will develop a homologous series, ठीक है। इसको हम homologous series का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोमेरिज्म। लास्ट में हमने जो है इससे मतलब एक बात और भी करनी डिटेल के अंदर, आइसोमेरिज्म के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। हम कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी अगर हम बात करें, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है कि हम जब इनके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं तो दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है, दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, ठीक है। और इनकी स्ट्रक्चरल फॉर्म्स डिफरेंट होने की बुनियाद पर हम कहते हैं कि जो हमारे पास क्या कहते हैं जी, स्ट्रक्चरल फॉर्म्स डिफरेंट होने की बुनियाद पर हम कहते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज पे वेरी करती हैं, सेम नहीं होती, डिफरेंट होती हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। सवाल से मैं डिस्कस करूंगा, आप लोगों से थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। हमारा जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो आगे जाकर है, ये जस्ट बेसिक्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं समहाउ कुछ जो है स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आया था कि फैजान का, आई थिंक कि वाटर जो है वो अल्कोहल क्यों नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि शुरू में मैंने आपको बताया था सर आप कुछ वर्ड्स कट रहे हैं भाई, बता दें लाइबा कौन से मैं जो है वर्ड्स काट रहा हूँ। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं कि अभी जैसे जो है वकास ने आई थिंक क्वेश्चन भी किया था कि वाटर जो है वो क्यों हम कहते हैं कि जो है हमारे पास एज अल्कोहल बिहेव नहीं, अगरचे उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, ठीक है। सो वो इसलिए कि जो हम इस वक्त सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं उसमें हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का के जो फीचर्स हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो वाटर रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसलिए हम कहते हैं कि वाटर जो है वो एज अ कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पे बिहेव नहीं करता, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट जो हमारे पास है वो क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है जी। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है समहाउ दे हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बाय क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से बहुत से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे कि आपने हीमोग्लोबिन की एग्जांपल पढ़ी थी चैप्टर 1 के अंदर, अपने पार्ट 1 के अंदर, जिसमें आपने देखा था 10,000 के अराउंड एटम्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है जी। सो नंबर ऑफ एटम्स चूंकि बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, सो हम कहते हैं कि भी क्या होता है कि चूंकि नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा हैं, लिंक्ड आउट करेंगे आपस में, ठीक है। सो लिंक्ड होने की वजह से क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर ओवरऑल बनता है बहुत लार्ज किस्म का होता है, कॉम्प्लेक्स होता है।
तो समहाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनमें हम कहते हैं कि जो लेट्स सपोज पॉलीमर टाइप के हैं, जैसे स्टार्च हो गया, तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं चूंकि वो बहुत लार्ज इन साइज होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स जो हैं बहुत बड़े ग्रेटर होते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स जो है स्ट्रक्चर डेवलप होगा। ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम देखें तो सॉलिबिलिटी की समहाउ बात कर लेते हैं। सॉलिबिलिटी, तो क्योंकि जैसे भी मैंने आपसे कहा भी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉन पोलर टाइप के होते हैं और कोवेलेंट टाइप के होते हैं, और समहाउ हम कहते हैं कि जो है आयनिक कैरेक्टर को शो नहीं कर रहे होते, तो इसलिए हम कहते हैं कि इनकी सॉलिबिलिटी जो है वो वाटर के अंदर नहीं होती, जबकि पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर इनकी सॉलिबिलिटी होती है। मैं जस्ट रिकॉल कर रहा हूं, अपने जो है इन चीजों को मार्क करते रहना अपने पास। ठीक है, जो आपके पास बुक है उस पर आप मार्क कर सकते हैं। तो सॉलिबिलिटी का बताना चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड, चूंकि टोटली तौर पर हम कहते हैं कि क्या होता है जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर चूंकि हैं, सो नॉन पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व होंगे, नहीं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होंगे, वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हम कहते हैं कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। रीजन क्या है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक हो गया। देखो मैं आपको बताऊं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन कि हमारे पास जो एटम्स हैं जो जुड़े हुए हैं आपस में, या जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान इंटरेक्शन फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रांग हैं या वीक हैं। ठीक है जी। इंटरेक्शन फोर्सेस जो हमारे पास है इन कंपाउंड्स हैं, इनमें आपस में मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरेक्शन फोर्सेस स्ट्रांग हैं या वीक हैं। क्योंकि देखो हम ये बात कह चुके हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये क्या करते हैं भी, ये नॉन आयनिक कैरेक्टर को शो करते हैं, सो इसलिए हम कहते हैं इनमें वीक टाइप की इंटरेक्शन फोर्सेस हैं, और चूंकि वीक टाइप की इंटरेक्शन फोर्सेस हैं तो हम कहते हैं कि इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा। कम टेम्परेचर के ऊपर ही हम इनको मेल्ट भी कर सकते हैं और इनको हम क्या कर सकते हैं, बॉयल भी कर सकते हैं। सो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लोअर होता है, कम होता है। व्हाई? बिकॉज दे हैव वेरी वीक टाइप ऑफ इंटरेक्शन फोर्सेस। ठीक हो गया। और चूंकि ये वीक टाइप ऑफ इंटरेक्शन फोर्सेस कैरी करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो है वोलेटाइल होते हैं और हाईली फ्लेमेबल भी कैरेक्टर जो है शो करते हैं। ठीक है, सो दे आर वोलेटाइल एंड हाईली फ्लेमेबल। ठीक है, यानी कि हम समहाउ कहते हैं कि ये जो है क्या करेंगे, ये जो है वोलेटाइल नेचर को शो करेंगे। वोलेटाइल का सिंपली मतलब क्या होता है कि ये जो है रूम टेम्परेचर के ऊपर भी एवेपोरेट हो सकते हैं समहाउ इजीली तौर पे, और बहुत जल्दी से जो है वो फायर कैच कर लेते हैं। ठीक है, और बर्न कर सकते हैं। सो दे आर वोलेटाइल एंड हाईली फ्लेमेबल। ठीक हो गया। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसकी कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं दे आर नॉन कंडक्टर्स। व्हाई? बिकॉज दे कैरी नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड नो फ्री आयंस। चूंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री जो है हम कहते हैं कि जो है आयंस कैरी नहीं करते, इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होंगे, ये बेसिक तौर पे हम कहते हैं कि नॉन कंडक्टर्स होते हैं। और लास्ट पॉइंट जो कि हमारे पास है वो क्या है बेसिक तौर पे, इनके स्लो रेट। ठीक है, यानी रेट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बहुत स्लो होता है। और रीजन सिंपली तौर पे क्या है कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं दे आर कोवेलेंट टाइप। ठीक है, दे आर नॉन पोलर इन नेचर। सो हम जानते हैं कि जब भी कोई रिएक्शन होना होता है तो उसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे पास कंपाउंड होते हैं जिनको हम रिएक्टेंट का नाम दे रहे होते हैं, जब तक कि उनमें एग्जिस्टिंग बॉन्ड है वो टूटेंगे नहीं, तब तक नए बॉन्ड नहीं बनेंगे। सो इसलिए हम कहते हैं कि चूंकि बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर है, तो इसलिए हम कहते हैं कि फिर इनका जो रेट ऑफ फ्रिक्शन है बहुत स्लो होता है। पहले बॉन्ड टूटेगा फिर न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो इसलिए स्लो रेट के रिएक्शंस को ये शो कर रहे होते हैं। सो दीज आर द somehow features of organic compounds। ठीक है, पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है। एग्जैक्टली फैजान, पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है। अगर जो दो एटम आपस में बॉन्डेड हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है तो पोलैरिटी होगी, अगर नहीं है तो बहुत कम होगी, मीन इंसुलेटर। एग्जैक्टली फरहान। ठीक है जी, इसको रेस करेंगे और नेक्स्ट हम मूव करेंगे आगे। मैंने बहुत टाइम लगाया इसके ऊपर, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनका कोर कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, और देखिए आपको मेजर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बनते हैं। आप मेरी एक्सरसाइज में देखेंगे जो मैं अपलोड करूंगा उसमें, और टेस्ट में भी हम देखेंगे कि आप लोगों के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। लास्ट 3 पॉइंट्स कहाँ लिखे? लास्ट 3 पॉइंट्स आप खुद मेंशन कर लें, अगर आपकी बुक में नहीं है तो आप लिख लें, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपने इसको जो है अपने पास रख लेना है। ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है सोर्सेज हैं। ठीक है, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से बात करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम अर्ली स्टेजेस की बात करते हैं तो अर्ली स्टेजेस में हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं
ठीक है भी हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं दे आर जस्ट क्या कहते हैं हम कहते हैं कि वी गेट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक हो गया। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारा मेन सोर्स है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलावा एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है। इसके अलावा हम कहते हैं कोल है, नेचुरल गैस है और पेट्रोलियम है जो कि मेजर हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को गेट कर रहे होते हैं, जिनके थ्रू हम जो है हम कहते हैं कि हम जो है इनको हासिल कर रहे होते हैं। फ्लेमेबल क्यों है? फ्लेमेबल होने की रीजन क्या है? फ्लेमेबल होने की रीजन है कि जो है ये चूंकि बहुत वीक टाइप की इंटरेक्शन फोर्सेस जो है अपने पास कैरी करते हैं, सो हम कहते हैं कि ये जो वीक टाइप ऑफ इंटरेक्शन फोर्सेस हैं जो है इनको हम थोड़ा सा भी टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, इवेपोरेट होंगे और ये क्या करते हैं, ये स्पार्क देने से आग यानी कि फायर कैच कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं और नेक्स्ट मूव करते हैं। सो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सवाल से पूछता हूं। अच्छा, सो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात करते हैं तो फर्स्ट हम डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू कोल्स। ठीक है, कोल की हम बात करेंगे। हमारा मेजर कंसर्न अभी इस वक्त जो है वो कोल के हवाले से रहेगा। हम कोल जो है इसको हम डिस्क्राइब करेंगे कि कोल बनती किस तरीके से है और इसमें जो है डिफरेंट जो हमारे पास टाइप की कोल्स हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो है हमारे पास डिफरेंस क्या है इनके अंदर। ठीक हो गया। सो आपने पहले तो ये मार्क करना है कि अराउंड 500 मिलियन ईयर्स, ठीक है, जो ये रिक्वायर हैं इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए कि जिसमें हम कहते हैं डेड मैटर्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स जो हैं, ठीक है, उनमें बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है अंडर द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, और जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो ये डेड मैटर्स हैं ये कन्वर्ट होते हैं, अपने आप को कन्वर्ट करते हैं इनटू कोल। ठीक है, सो आपने एक तो ये चीज मार्क करनी है अपने पास कि 500 मिलियन ईयर्स रिक्वायर है इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट आउट होने के लिए। यानी वुड लेट सपोज अगर हमारे पास है, सो वुड को कन्वर्ट करने के लिए इनटू द समहाउ बेटर क्वालिटी ऑफ, ठीक है, बेटर क्वालिटी कंटेनिंग कोल। ठीक हो गया। अब ये जो डिफरेंट टाइप्स की कोल हैं, ठीक है, इससे मुतालिक हम थोड़ी बहुत बात करते हैं। इससे मुतालिक मैं जो है आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा देता हूं कि इनमें मेजर डिफरेंस क्या है। ठीक है जी। सबसे पहले तो हमारे पास होता है वुड। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर और बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या होता है, अपने आप को कन्वर्ट करता है इनटू फर्स्ट फॉर्म विच इज पीट। ठीक है, और फिर ये पीट अपने आप को कन्वर्ट करता है इनटू लिग्नाइट और फिर लिग्नाइट अपने आप को कन्वर्ट करता है इनटू बाइटुमिनस कोल इनटू बाइटुमिनस कोल। ठीक है जी, इसको ये कन्वर्ट करता है अपने आप को बाइटुमिनस कोल के अंदर और फिर ये अपने आप को कन्वर्ट करेगा, बाइटुमिनस कोल अपने आप को कन्वर्ट करेगा इनटू द फाइनल वन विच इज एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट में कन्वर्ट करेगा। अब इनमें मेजर डिफरेंस क्या है? हम क्यों जो है कहते हैं कि ये जो वुड है पहले पीट में कन्वर्ट होगा, फिर लिग्नाइट में, फिर बाइटुमिनस कोल और फिर बाइटुमिनस कोल एंथ्रासाइट में कन्वर्ट होगा। मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस जो है बेसिक तौर पे इनके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम का है। यानी कार्बन एटम की परसेंटेज जो है वो बेसिक तौर पे हम कहते हैं कि इनमें डिफरेंस होती है, डिफरेंट होती है और क्या कुछ होती है वो हम देख लेते हैं। 59.5% पीट के अंदर होती है, 5%। ठीक है, ये पीट पे होगी। ठीक है, और उसके बाद फिर लिग्नाइट की हम बात करते हैं तो लिग्नाइट के अंदर जो है 61.8% होती है। उसके बाद हम बाइटुमिनस कोल की बात करते हैं। सो बाइटुमिनस कोल जो है इसमें 79% है कार्बन एटम। ठीक है, और लास्ट वन जिसको हम एंथ्रासाइट का नाम दे रहे हैं, ये बेसिक तौर पे 91% जो है कार्बन कैरी करता है। ठीक है जी, 91% कार्बन कैरी करता है। ठीक हो गया। तो जस्ट कार्बन एटम की परसेंटेज के वेरी करने से हम कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ कोल वेरी करती है। हम कहते हैं फ्रॉम पीट टू एंथ्रासाइट ये चेंज होगी, पीट से लिग्नाइट, लिग्नाइट से बाइटुमिनस कोल और फिर अल्टीमेटली एंथ्रासाइट में कन्वर्ट होगी जस्ट ड्यू टू द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। ये रिएक्शन चलता रहेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, सो वुड अपने आप को देखें ट्रांसफॉर्म करती जाएगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल के अंदर। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल के अंदर मॉडिफाई अपने आप को। ठीक हो गया। ये आपने मार्क करना है और उसके बाद यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो डेफिनेशन यहां मौजूद है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की। ठीक है, जिसको हम कार्बोनाइजेशन का नाम भी देते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ये जिसको हम कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का हम नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, और जिसको हम कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं।
कार्बोनाइजेशन। ठीक है, अब इसमें आपने क्या चीज नोट डाउन करनी है, इसमें आपने जो टेम्परेचर कंडीशन है वो नोट डाउन करनी है। हम करते क्या है कि जो है हम कहते हैं कि जो हमारे पास जो भी हाइड्रोकार्बन होता है, यानी जो भी हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं कोल होता है, ठीक है, उसको हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर और इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, और टेम्परेचर जो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो अराउंड 500 टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपने ये चीज अपने पास नोट डाउन करनी है, 500 टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक हो गया, इतना टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं। तो क्या होता है कि इस प्रोसेस को हम कार्बोनाइजेशन का नाम दे रहे होते हैं, और कि जो हमारे पास कार्बोनाइजेशन के थ्रू बनने वाला कंपाउंड होते हैं, फ्रैक्शंस होती हैं, ठीक है, वो बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, वो हम कहते हैं कि हमारे पास कोल बनेगा, कोल तार बनेगी, ठीक है, कोल गैस बनेगी, ठीक है, और कोक बनेगी। ठीक है, ये 3 तरह की फ्रैक्शंस बनती हैं। इसको आपने जो है देखना है। इस सवाल से मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, इस सवाल से मैं आप लोगों को समहाउ ब्रीफ करूंगा इस सवाल से। ठीक हो गया, सो आगे चल सकते हैं भी हम। देखो यहाँ पर आपकी बुक के अंदर कुछ परसेंटेजेस मेंशन नहीं की हुई, ठीक है, नहीं एग्जैक्टली कोल जो है 100% कार्बन कंटेनिंग नहीं होती, समहाउ कुछ ना कुछ और एलिमेंट्स जरूर थोड़ी बहुत मिकदार में मौजूद होते हैं, और बेस्ट क्वालिटी की एंथ्रासाइट है। ठीक है, बेस्ट क्वालिटी की हम कहते हैं एंथ्रासाइट, जितना ज्यादा हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम होगी उतना ही हम कहते हैं कि अच्छा जो है किस्म का कोल होगा। ठीक हो गया, अब इससे कार्बनाइजेशन का प्रोसेस जो है या जो डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है, इससे जो हम फाइनली तौर पे जो चीज गेट कर रहे होते हैं वो मैं आपको बताता हूं कि कोल तार, कोल गैस या जो भी हमारे पास कोक है वो बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है वो मैं आपको बताता हूं अभी। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो कोल है वो अपने आप को कन्वर्ट करती है इनटू कोक, ठीक है, कोल तार और कोल गैस। उस सवाल से मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा, वो आप लोगों ने अपने पास नोट डाउन कर लेने। सो कोक गेट करते हैं हम, ठीक है, और अगर इस सवाल से हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ पॉइंट्स आपके पास बुक में ना भी हों, आप साथ नोट डाउन करेंगे, ठीक है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है जी, ये क्या होता है हमारे पास, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है कोक। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो कोल तार है। ठीक है, कोल तार की हम बात करते हैं, कोल तार। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये अराउंड 215 एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेन करता है। ठीक है, हम कहते हैं कि कोल तार क्या है कि कोल तार जो है ये अराउंड 215 टाइप्स ऑफ डिफरेंट हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या करता है, कंटेन करता है। इट कंटेन्स, यानी जो मेजर सोर्स है ना एरोमेटिक कंपाउंड्स का वो कोल तार है। ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो गेट करते हैं। सो कोल तार कंटेन्स almost 215 different aromatic compounds. So ये अपने पास आपने नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट फ्रैक्शन जो बनती है वो कोल गैस है। ठीक है, इस सवाल से हम बात करेंगे कोल गैस। लास्ट हमारे पास जो है वो क्या है, कोल गैस। अगर हम कोल गैस की बात करते हैं तो ये जो है CH4, CO और H2 गैस कंटेन करता है। इट कंटेन्स CH4, H2 एंड CO2 गैस। ठीक है, ये गैसेस कंटेन करता है। ठीक हो गया। सो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या जिसको हम कार्बनाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं, उनके थ्रू हम ये 3 डिफरेंट फ्रैक्शंस कंटेन कर रहे होते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये फ्रैक्शंस जो है हमें क्या प्रोवाइड करती हैं या इनके अंदर क्या कुछ मौजूद होता है। इस सवाल से मैंने आप लोगों को ब्रीफ किया है। ठीक है, आप अपने पास नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट में मूव करूंगा द नेचुरल गैस। ठीक है, अब उससे पहले मैं चाहूंगा कि कुछ पॉइंट आप लोगों को जो है मार्क करवा दूं। ठीक है, वो आपने देखना है। जो फ्यूचर ऑफ कोल इन पाकिस्तान है उसमें आपने एक तो ये चीज देखनी है या जो मार्क करेंगे अपनी बुक के ऊपर। ठीक है, वो हम कहते हैं कि फर्स्ट जो पॉइंट हमारे पास है, नहीं वो हम कहते हैं 184 बिलियन टन हमारे पास टोटल
ज़खायर हैं किस चीज़ के, कोल के, ठीक है, आपने उसको मार्क करना है, ठीक है। सो 184 बिलियन टन जो है हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, ये टोटल हमारे पास ज़खायर हैं, ठीक है, जो हम कहते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ठीक हो गया। और अबाउट 80% ऑफ दिस कोल इज यूज, ठीक है, टू बेक ब्रिक्स इन लैंड किलन्स, ठीक है, एंड सम क्वांटिटी इज यूज फॉर द डोमेस्टिक पर्पस एज वेल। अब ये बेक किलन का मतलब क्या होता है, इसको बर्न करते हुए इससे हम हीट गेट करते हैं और समहाउ हम कहते हैं कि जो है वो हीट हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। सो 80% हम सिर्फ और सिर्फ बर्निंग के पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सर आप तो बहुत एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा चैप्टर खत्म करना। नहीं खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, बेफिक्र रहें, ठीक है जी। सर इसको रेस करते हैं, नेशनल गैस की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखो आगे जाके जो पॉइंट्स हैं ना, यानी जो टॉपिक्स हैं वो इतने ज्यादा जो है हम कहते हैं कि समहाउ इंफॉर्मेशन कैरी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो आप बेफिक्र रहें, हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है भाई, नेक्स्ट हमारे पास जो है बेसिक तौर पे हम नेक्स्ट जो बात करने लगे वो नेशनल गैस है। उसमें कुछ पॉइंट्स आपने अपने पास नोट डाउन करने हैं, कुछ पॉइंट्स आप जो है अपने पास लिखेंगे, ठीक है जी। प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कोल कैन, बिल्कुल कैरी मतलब कर सकते हैं हारून इसके थ्रू, लेकिन ये है कि वही बात के विल पावर होनी चाहिए, ठीक है, नहीं हम कर रहे हैं इस पर, ठीक हो गया। अच्छा, नेचुरल गैस की बात करते हैं। नेचुरल गैस की कंपोजिशन को जो है आपको पता होना चाहिए लाजमी, ठीक है। हम कहते हैं कि नेचुरल गैस जो है वो मिक्सचर है लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का ये मिक्सचर है, ठीक है। और इसमें मेंशन की हुई है उसने कुछ परसेंटेजेस मेंशन किए। मीथेन जो है वो अराउंड 80 to 85% होती है, आप ये नोट डाउन करेंगे, मतलब मार्क करेंगे अपने पास, ठीक है। 80 to 85% सिर्फ और सिर्फ मीथेन होती है। 8 to 10% इसमें क्या है, इथेन और रेस्ट जो है क्या होती हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन और इथेन वगैरह शामिल होती है, ठीक है जी। कोल गैस कंटेन्स CO2 बट CO2 एंड H2 आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जैक्टली अरहन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लाजमी नहीं है कि जो हमारे पास जो है कोई कंपाउंड अगर डिकम्पोज होता है या टूटता है तो उसके थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बनेगा, इनऑर्गेनिक भी यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है। आप सिंपली तौर पे मीथेन गैस को बर्न करते हैं तो उसके थ्रू क्या बनता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, दे आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक हो गया। अच्छा भाई वहां आपको पेज नंबर जल्दी से बता दें। नेचुरल गैस में आपने क्या करना है, 80 to 85% मीथेन है, ठीक है, इसको मार्क करना है। 8 to 10% इसमें ईथेन होती है, बाकी सारा क्या होता है इसमें प्रोपेन, ठीक है, ब्यूटीन, ठीक है, और ईथीन होती है। और जो हमारे पास नेचुरल गैस है, ठीक है, ये लो बॉइलिंग हम कहते हैं कि लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे, ठीक हो गया। पेट्रोलियम की बात करूंगा मैं आप लोगों से। पेट्रोलियम जो है इस हवाले से मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा, इस हवाले से मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक हो गया। पेट्रोलियम के लिए कुछ टर्म्स का यूटिलाइज करते हैं। पेट्रोलियम के जो है लिए हम कुछ टर्म्स जो है वो यूटिलाइज करते हैं, वो हमें पता होना चाहिए, हमें उस हवाले से थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए। पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम जो है अगर हम इसकी बात करें तो हम समहाउ कहते हैं कि जो पेट्रोलियम है, ठीक है, इसमें जो वर्ड पेट्रोलियम है मींस ऑयल ऑफ रॉक, ठीक है, ऑयल ऑफ रॉक इसको कहते हैं। पेट्रोलियम मींस ऑयल ऑफ रॉक, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है, ये आप अंडरलाइन करेंगे अपने पास, ठीक है। ऑयल ऑफ रॉक्स इसको हम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको हम क्रूड पेट्रोलियम भी कहते हैं। और क्रूड पेट्रोलियम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक इम्प्योर है, इम्प्योर फॉर्म के अंदर होता है अवेलेबल, ठीक है, पेट्रोलियम, ठीक है। और ये इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वैसे तौर पे, यानी कि जो हम कहते हैं समहाउ कलर वगैरह जो है वो हम कहते हैं ब्लैक और ग्रीनिश ब्लैक टाइप का होता है, ब्लैक या और ग्रीनिश ब्लैक हम कहते हैं इसको, ठीक है। ब्लैक या ग्रीनिश ब्लैक जो है ये कलर इसकी फिजिकल मतलब कहने कलर अपीयरेंस इसकी होती है। और इसके अंदर जो रेंज ऑफ कार्बन एटम है ये अराउंड C1 to C40, ठीक है, इतने कार्बन एटम होते हैं कि इसके अंदर भी पेट्रोलियम के अंदर। तो ये मेजर कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आप लोगों के पास आपको लिखवाए हैं, आप इसको नोट डाउन करेंगे, ठीक हो गया। इसके अलावा हम इसको क्या कुछ कहते हैं, पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं समहाउ। इसको हम क्या कहते हैं भाई, इसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं। इसके अलावा हम इसको जो है रॉक ऑयल कहते हैं,
ठीक है, इसको रॉक ऑयल कहते हैं या मिनरल ऑयल भी कहते हैं, इसको हम मिनरल ऑयल भी कहते हैं। सो ये तमाम हम जो है डिफरेंट नेम्स की वेरिएशन है, ठीक है, जिनको हम यूटिलाइज करते हैं और जो हमारे पास है, ठीक है जी। सो ये तमाम चीज़ें आपने अपने पास ही करनी है, नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। और जो है हम इस हवाले से जो है आपको कम से कम पता जरूर होना चाहिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करेंगे आगे, और नेक्स्ट हमारे पास जो है, चूंकि आपसे कहा कि पेट्रोलियम जो है वो चूंकि इम्प्योर है, उसमें कुछ डिफरेंट फ्रैक्शंस होती हैं। इन फ्रैक्शंस को कैसे हासिल करना होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हम बात करेंगे समहा, और उसमें हमारे पास एक टेबल है, वो मैं आप लोगों को देखिए थोड़ा बहुत बताऊंगा कि उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ आपको कम से कम पता होना चाहिए लाजमी, ठीक है। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मैं आप लोगों को जो है ब्रीफ कर देता हूँ, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि होता क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, हम कहते हैं कि जो हमारे पास मिक्सचर है ना डिफरेंट क्या कहते हैं फ्रैक्शंस का पेट्रोलियम के अंदर, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, ये चूंकि डिफरेंट फ्रैक्शंस कैरी कर रहा है, इन फ्रैक्शंस को कैसे हम जो है सेपरेट आउट करेंगे, हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। और हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने से क्या होगा कि जो हमारे पास पेट्रोलियम के अंदर डिफरेंट फ्रैक्शंस थी वो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर एवेपोरेट कर जाएंगी, और उन वेपर्स को हम वापस करेंगे कंडेंस करते हुए सेपरेट आउट कर लेंगे। ये बेसिक तौर पे हमारे पास प्रोसेस है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए जो हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं वो अराउंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, ठीक है। जो 400 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड हम टेम्परेचर इसको प्रोवाइड करेंगे, और हर एक फ्रैक्शन अपने अपने जो है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हम कहते हैं कि वो क्या होगा, वो एवेपोरेट करेगा, और एवेपोरेट करने के बाद हम कंडेंस करेंगे, सेपरेट आउट करवा लेंगे। ऑल रिफाइनरीज के बारे में हसन अभी बताऊंगा अभी, ठीक है। उसमें से क्या करना है, ओलियम डिफरेंट है सवेरा, ओलियम इससे बिल्कुल लिंक नहीं करता सर। यहां लिखा है कि रिफाइन फ्रॉम द पेट्रोलियम होता है, रिफाइन फॉर्म में पेट्रोलियम होता है। देखो मैं आपको बताऊं, पेट्रोलियम जो है जिसमें हम क्रूड पेट्रोलियम की बात कर रहे थे वो इम्प्योर होता है, उसमें डिफरेंट फ्रैक्शंस होती हैं, उनको रिफाइन करते हैं और सेपरेट आउट करते हैं डिफरेंट फ्रैक्शंस को। अच्छा, अब आपके पास एक टेबल है, ठीक है, आपने उस टेबल पे जरा गौर करना है। इस टेबल के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने थोड़ी बात भी करनी, ठीक है। ये लो, एक तो ये कि इसमें आप लोगों ने जो गैसोलीन वाला पॉइंट है, ठीक है, इसको आपने मार्क करना है, और केरोसिन वाला, ठीक है। इसमें गैसोलीन का आपको जो है बॉइलिंग टेम्परेचर का जो है अंदाजा होना चाहिए कि कितनी रेंज है उसकी, ठीक है। उसमें जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होते हैं और उसका यूज क्या है। गैसोलीन की हम बात करें, सिंपल पेट्रोल जो हमारे पास है इसका केमिकल नेम जो है हम कहते हैं गैसोलीन कहलाता है, ठीक है। और जो दूसरी चीज आपने इसमें मार्क करनी है इस टेबल के अंदर खास करके, वो केरोसिन है। उसमें जो है आपने बॉइलिंग रेंज इसकी जो है आपको पता होना चाहिए कम से कम, ठीक है। केरोसिन जो है उसका पता होना चाहिए, ठीक है। केरोसिन का बॉइलिंग रेंज पता होना चाहिए। इसमें कार्बन जो है एटम्स की रेंज क्या है वो पता होना चाहिए, ठीक है। और इसको हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं ये कम से कम जरूर पता होना चाहिए, ठीक हो गया। सो सिंपल हम कहते हैं गैसोलीन और केरोसिन, इन दो जो है कम से कम आपको जो है इन दो पॉइंट्स का आपको जरूर पता होना चाहिए। इसको आप लाजमी मार्क करेंगे एज अ इंपॉर्टेंट के तौर पे, ठीक हो गया। ये चीज आपने अपने पास क्या कर लेनी है, मार्क कर लेनी है, ठीक हो गया। अच्छा, बाकी भी आप लोग गो थ्रू करेगा इस टेबल को, ठीक है। इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं, लेकिन कम से कम ये दो पॉइंट्स कम से कम जरूर जो है वो याद होने चाहिए, आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है जी। आगे चलते हैं। बिल्कुल भी वीडियो बंद हो चुकी थी, अब तो वो चल भी चुकी है और अब आपके पास मैं आ भी चुका हूं मेरे ख्याल से। अब तो मैं दिख भी रहूंगा आप लोगों को। परेशान नहीं होते ना, आप लोगों ने 13-14 दिन हमारे साथ गुजार लिए हैं, लेक्चर्स ले लिए हैं, अभी भी आप लोग परेशान होते हो, अभी क्या करते हो आप लोग, ठीक है। अच्छा, अच्छा ये चीज आपने जरूर जो है अपने पास नोट डाउन करनी है, इसको आपने मार्क करना है। अब जहां तक रही बात रिफाइनरीज की, ठीक है, कि कौन कौन सी रिफाइनरीज हैं जिनको हम कहते हैं कि जिनके पास कितनी कितनी कैपेसिटी है वो हमें पता होना चाहिए। सो हमारे पास जो है वो 4 रिफाइनरीज मेंशन की हुई हैं बुक के अंदर आपकी, ठीक है। उसका कम से कम कैपेसिटी आपको जरूर पता होना चाहिए। अटक ऑयल रिफाइनरी है जो कि मोरगा नियर रावलपिंडी है, जिसकी टोटल कैपेसिटी 1.25 मिलियन टन है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सो यहाँ पर जो दूसरी नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, 2 रिफाइनरीज हैं जो कराची के करीब है, जिनकी टोटल कैपेसिटी 2.13 मिलियन टन है, ठीक है। और लास्ट वन जिसको पाक अरब रिफाइनरी कहते हैं, मुल्तान के करीब है, ठीक है, जो कि आप देखेंगे, ठीक है, जो आप मार्क करेंगे, ठीक है। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, कुछ रिफाइनरीज हैं कि जिनका हमें और जिनकी कैपेसिटी का टोटल हमें पता होना चाहिए कि कितने जो है लेवल पर वो रिफाइन कर सकती हैं। एक वक्त में कितने मिलियन टन जो हैं वो ऑयल को रिफाइन करेंगी, पेट्रोल को रिफाइन करेंगी। सुमाना आई थिंक आपका नाम है। सो
मुझे भी जो है ये कुछ जो लैंग्वेज आप इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे भी वो सिखा दें ताकि मैं भी समझ सकूं कि आप लोग पढ़ क्या मतलब कर क्या रहे हैं आप लोग। सो इतनी सीक्रेट बातें हैं, सो सुमाना बाद में कर लीजिएगा, ठीक है, मैसेंजर में जाके कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर इतनी सीक्रेट बातें मत करें भी, ये तो राज अफशा हो गए तो बहुत मसला हो जाएगा। सो ये सीक्रेट बातें अपने यहाँ नहीं करनी है, ये सीक्रेट बातें आप मैसेंजर में जाके कीजिएगा। अगर आपको मसला है तो अभी चले जाएं, या अगर आपको बाद में मतलब बहुत इमरजेंसी नहीं है सो आप थोड़ा सा वेट कर लें, क्लास खत्म हो जाए तो उसके बाद आप दिल भर के जो है मैसेंजर पे ये सीक्रेट बातें कर लीजिएगा, ठीक हो गया। अच्छा, जल्दी से हम वापस आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है वो है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की हम इस वक्त बात करेंगे, ठीक है। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के हवाले से मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा जी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए 400 मैक्सिमम टेम्परेचर, एग्जैक्टली बिल्कुल 400 मैक्सिमम टेम्परेचर है जो कि हम अप्लाई कर रहे होते हैं और जो कि हम लेके चल रहे होते हैं। अच्छा चलें आगे। अच्छा ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास क्रैकिंग का प्रोसेस, ठीक है, हल्की फुल्की चलती रहती है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, इसको आपने दिल पे नहीं लेना, ठीक हो गया। अच्छा, क्रैकिंग की हम बात करेंगे और क्रैकिंग के हवाले से हम डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, क्रैकिंग है क्या वैसे तौर पे, क्या हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में बताते हैं, मैंने भी बताया आपको कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है कि जो हम कहते हैं अप्लाई करते हैं किसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर। पेट्रोलियम क्योंकि हमारे पास क्या है कि वो बेसिक तौर पे डिफरेंट फ्रैक्शंस कैरी कर रहा है, सो इन फ्रैक्शंस को सेपरेट आउट करने के लिए जो हम मेथड अप्लाई करते हैं वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का है। हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं और हाई टेम्परेचर के ऊपर जो डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं इनसाइड द पेट्रोलियम वो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर एवेपोरेट होती हैं, उन वेपर्स को हम कंडेंस कर लेते हैं और सेपरेट आउट करते हैं। सो ये मेथड हम अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्रैकिंग का प्रोसेस है और क्रैकिंग होती क्या है इसी तौर पे इसको आपने थोड़ा समझ लेना है। थर्मल डिकम्पोजिशन को, थर्मल जो है ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, लार्जर साइज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो है, ठीक है, इनको ब्रेक करने का जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं क्रैकिंग, ठीक है जी। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इसको हम कहते हैं, जो कि हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में और समहाउ कुछ कंडीशंस में हाई प्रेशर रिक्वायर होता है, इसकी मौजूदगी में हम कहते हैं कि क्या होता है, कंपाउंड टूटता है और अपने आप को कन्वर्ट करता है, ठीक है, और अपने आप को जो है टाइप ऑफ कंपाउंड्स के अंदर समहाउ ब्रेक डाउन मतलब कन्वर्ट करता है अपने आप को, ठीक हो गया। अब यहाँ पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको कम से कम पता होना चाहिए, जो कि आपको जो है समहाउ जिनके मुतालिक इल्म जो है जरूर होना चाहिए, ठीक है। और वो क्या है कि क्रैकिंग की जो इंपॉर्टेंस है, क्रैकिंग के थ्रू हम दो काम करते हैं। एक तो ये कि क्रैकिंग के थ्रू जो है हमारी जो नीड है, जो हमें चाहिए है जितनी अमाउंट में पेट्रोल, ठीक है, जो पेट्रोल यानी गैसोलीन की हम बात कर रहे हैं, जितनी अमाउंट में हमें चाहिए होता है, ठीक है, उस नीड को पूरा करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम सिर्फ और सिर्फ 20%, मैं आपको मेंशन करवा रहा हूं 20%, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम सिर्फ और सिर्फ 20% ही जो है अपना जो गैसोलीन है, ठीक है, या जो पेट्रोल है वो गेट कर पाते हैं। रिमेनिंग 80% जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस क्रैकिंग के प्रोसेस के थ्रू ही हम गेट करते हैं, यानी कि हायर हाइड्रोकार्बन्स को एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और इसके थ्रू हमारे पास वो स्मॉलर जो है हाइड्रोकार्बन जिनको हम गैसोलीन का नाम देते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। सो 20% हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से हासिल करते हैं पेट्रोल को, रिमेनिंग 80% सारा के सारा वो कहां से आता है, वो इस क्रैकिंग के प्रोसेस के थ्रू जो है हमारे पास आएगा, हम यहां से गेट कर रहे होते हैं। आपने इसको नोट डाउन कर लेना है, इसको आपने अपने पास मार्क कर लेना है, ठीक हो गया, ये चीज हो गई, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास जो है क्रैकिंग के प्रोसेस होते हैं। एक हमारे पास है थर्मल क्रैकिंग, ठीक है, और फिर कैटालिटिक क्रैकिंग है और स्टीम क्रैकिंग है। साल से मैं आप लोगों को बता देता हूं, थोड़ा बहुत जल्दी से मार्क कर देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर हम आगे मूव करेंगे। क्रैकिंग तीन तरह से हो सकती है। एक हमारे पास थर्मल क्रैकिंग है, ठीक है, थर्मल के हवाले से हम बात कर लेते हैं। थर्मल के अंदर क्या होता है, हमें टेम्परेचर हाई रिक्वायर होता है, हाई प्रेशर रिक्वायर होता है, ठीक है जी। हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर रिक्वायर होता है, ठीक है। और इससे हम गेट क्या करते हैं, इससे हम जो है हायर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को गेट कर रहे होते हैं, ठीक हो गया, हायर
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये हम डेवलप करते हैं थ्रू थर्मल क्रैकिंग। ठीक हो गया। सेकंड हमारे पास क्या है, कैटालिटिक क्रैकिंग। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं, कैटालिटिक क्रैकिंग। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या कंडीशन रिक्वायर होती हैं। इसमें हमारे पास जो है जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम क्योंकि कैटालिटिक की बात करें तो कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ये एल्यूमिनो सिलिकेट होते हैं। जो कैटालिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट। ठीक है, एल्यूमिनो सिलिकेट हम इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं Al2O3 और SiO2। ठीक है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। और टेम्परेचर कंडीशन क्या होती है सर, सैचुरेटेड में क्यों नहीं आते हुए देख लेते हैं निशान, अभी मैं बताता हूं आपको, जरा थोड़ा सा वेट करेगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास हम कहते हैं कि लोअर टेम्परेचर रिक्वायर होता है इसमें, और ये अराउंड 500 के अराउंड टेम्परेचर रिक्वायर होता है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड। पूरा आ रहा है एग्जैक्टली? हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और लोअर प्रेशर हमें रिक्वायर होता है, थोड़ा जो है प्रेशर रिक्वायर होता है जो कि 2 atm के अराउंड है। लोअर प्रेशर 2 atm। ठीक है, और इसके थ्रू हम जो चीज गेट कर रहे होते हैं, ठीक है, वो बेटर क्वालिटी का गैसोलीन होता है। ठीक है, बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन हम गेट कर रहे होते हैं। सो बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन हम डेवलप करेंगे। ठीक है जी। सो ये हमारे पास कैटालिटिक और समहाउ थर्मल के दरमियान एक हम कहते हैं कि कंपैरिजन था जो मैंने आप लोगों के लिए मेंशन किया है। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे और नेक्स्ट मैं आप लोगों से कुछ है बातें कहूंगा। ठीक है जी, थर्मल, और उसके बाद लास्ट जो हमारे पास है वो स्टीम क्रैकिंग है। ठीक है, स्टीम क्रैकिंग की हम बात करेंगे। लास्ट वन हमारे पास है स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग के हवाले से हम कहते हैं कि अराउंड 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर है। ठीक है, 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर है, टेम्परेचर कंडीशन होती है इसमें। हम कहते हैं स्टीम का टेम्परेचर इतना होता है, और इसके थ्रू हम लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गेट कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो बना रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। सो ये चीजें थी जो कि हम कहते हैं समहाउ क्रैकिंग के प्रोसेस में होती हैं, और ये सिलिका एल्यूमिना को भी यही कहते हैं एग्जैक्टली। एल्यूमिना सिलिकेट की हम जो बात कर रहे थे वो यही कहते हैं ना, सिलिका और एल्यूमिना भी यही एक ही चीज है। ठीक हो गया। कैटालिटिक क्रैकिंग जो है हमारे पास वो टाइप ऑफ क्रैकिंग होती है जिसमें हम कहते हैं कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। कैटालिस्ट कौन सा? एल्यूमिनो सिलिकेट। लोअर टेम्परेचर होता है, लोअर प्रेशर कंडीशन रिक्वायर है, और इसके थ्रू जो चीज हम गेट कर रहे होते हैं वो बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन है जो कि हम हासिल कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। और बाकी यहाँ पर जो चीज आपने मार्क करनी है अपने पास, ठीक है, वो कंप्लीट आउट हो चुकी है। एग्जांपल मेंशन की हुई है, एक तो मीथेन की क्रैकिंग मेंशन की हुई है, उसमें उसने 1200 1600 जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड किया हुआ है। दूसरा उसने जो है C6H जो है हमारे पास 34 है, सो उसके लिए टेम्परेचर जो मेंशन किया हुआ है वो 700 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक हो गया। यहाँ से आगे मूव करेंगे और मैं आप लोगों को समहाउ रीफॉर्मिंग के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। सर जवाब तो दे दें, बताएं जीशान क्या क्वेश्चन आपका है? ठीक है, जल्दी से बता दें। और जहां तक रही बात हारून की, सो हारून आपको बता रहा हूं कि इसके बाद आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। सो थोड़ा सा जो है सेंसिबल वे में आपने एक्ट करना है। ठीक है, आपने वो जो अपनी कलाकारियां दिखाई यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस को यूज करते हुए, सो वो हम देख चुके हैं, हम आपसे इंस्पायर हो चुके हैं। सो अगर आपने नेक्स्ट मजीद इंस्पायर किया तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ख्याल करना है आपने। ठीक है, दूसरों को तंग मत करें। ठीक है, जिसको भी मसला है चैट से वो हाइड कर दे। जिशान बिल्कुल ये बात भी है, लेकिन समहाउ खुद भी जो है रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, बात मत करें। ठीक है, ज्यादा डिस्कशन मत करें ना इस जो चैट है इसके अंदर, क्योंकि ये चैट बनाई किस लिए थी? सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेसिव क्वेश्चंस के लिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं, रिफॉर्मिंग की बात करेंगे। रिफॉर्मिंग की बात करनी है हमने।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है रीफॉर्मिंग का प्रोसेस। ये होता क्या हमें पता होना चाहिए सर। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज में एमसीक्यूज का एमसीक्यूज आ सकते हैं एग्जैक्टली। बिल्कुल देखो, ऑब्जेक्टिव की जहां तक बात है तो एमसीक्यूज कैरी करता है। हम जो इस वक्त बात कर रहे हैं, जो फॉर्मेट हम लेके चलते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड ही होते हैं सारे के सारे, ठीक है जी। सो रीफॉर्मिंग की बात करेंगे। रीफॉर्मिंग होता क्या है? रीफॉर्म करना होता है यानी चेंज करना, ठीक है। चेंज, स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर चेंज लेकर आना, ठीक है। इसको हम रीफॉर्मिंग प्रोसेस कहते हैं, यानी कि कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन्स इनटू द सिंपल ब्रांच चेन। इसको हम रीफॉर्मिंग का कहते हैं सर। मिक्सचर ऑफ सिलिका और एल्यूमिना कैटालिस्ट ही तो है कैटालिटिक में, बिल्कुल एग्जैक्टली यही मैंने आपको पहले भी दिशा ने इसका आंसर दिया था, फिर देता हूं कि एल्यूमिना और जो आप कह रहे हैं यहाँ पर सिलिका, ये दोनों उसी के नाम है। Al2O3 को एल्यूमिना कहते हैं और सिलिका किसको कहते हैं? SiO2 को कहते हैं। तो समहाउ यही एक ही चीज है, ठीक हो गया। वीडियो स्टक कर रही है, सुमाना कह रही है, सो देख लेते हैं इसको भाई कहाँ पर स्टक कर रही है, कैसे स्टक कर रही है, इसको हम देख लेते हैं। इसको अभी ठीक कर लेते हैं, ठीक है। आप बेफिक्र, अभी हो जाएगा, ठीक हो गया। रिफॉर्मिंग में क्या है कि हम स्ट्रेट चेन को कन्वर्ट करते हैं इनटू ब्रांच चेन, ठीक है। ये रिफॉर्मिंग का प्रोसेस है, इसको हम रिफॉर्मिंग का प्रोसेस कह रहे होते हैं, ठीक हो गया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने पास अपने जो है क्या करना है, नोट डाउन करना है, यानी कि समहाउ हम कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है? नोकिंग का प्रोसेस, ठीक है। नोकिंग का प्रोसेस आपको जरूर पता होना चाहिए। नोकिंग, ठीक है। देखो, जब भी आपसे कहा जाए ना कि आप बताएं किसी एक सर व्हाट इज एलम नहीं, ये एल्यूमिना होता है, ये Al2O3 होता है, ठीक है, जिसको हम कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, नोकिंग की बात हम कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा नोकिंग ऑफ ऑक्टेन नंबर में एमसीक्यू आता है, एग्जैक्टली आता है, उसी मुतालिक हम लाइव बात करने लगे हैं, हम स्टार्ट करने लगे थे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने आपको बताया कि जब भी जो है आपसे कहा जाए, किस हवाले से, अगर आपसे कहा जाए कि आप जो है किसी एक पेट्रोलियम, किसी एक पेट्रोल या किसी एक जो है समहाउ पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है, ठीक है, उसकी क्वालिटी के मुतालिक बताओ कि वो अच्छी क्वालिटी का है कि वो लोअर क्वालिटी का है। सो आपने किस बेस पर किसी एक जो है पेट्रोलियम को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करना है कि बेटर या लोअर क्वालिटी, ठीक है, वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेन नंबर, ठीक है। ऑक्टेन नंबर की बेस पर हम क्या करते हैं, किसी एक पेट्रोल को हाई क्वालिटी या लो क्वालिटी के अंदर ग्रेड करते हैं, ठीक हो गया। और ऑक्टेन नंबर क्या होता है बेसिक तौर पे, अभी मैं आपको जो है इससे मुतालिक बताऊंगा भी, ठीक है। बेसिक तौर पे ऑक्टेन नंबर क्या है, यह मेंशन कर देता हूं। ऑक्टेन नंबर की हम समहाउ बात करेंगे। सो हम कहते हैं कि ऑक्टेन नंबर क्या है? ऑक्टेन नंबर बेसिक तौर पे परसेंटेज है, ठीक है, किस चीज की परसेंटेज है किसी एक मिक्सचर के अंदर मौजूद जो हमारे पास किसी जो है पेट्रोल या किसी जो है गैस के अंदर मौजूद, जो हमारे पास जो है ब्रांच फॉर्म के अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे, उनकी परसेंटेज को हम क्या कहते हैं? ऑक्टेन नंबर कहते हैं, ठीक है। ऑक्टेन नंबर इज द नंबर दैट इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ क्या कहते हैं, ब्रांच चेन कंपाउंड इनसाइड द पेट्रोलियम, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि इसको हम ऑक्टेन नंबर कह रहे होते हैं। ये ऑक्टेन नंबर कहलाता है। सर, रिफॉर्मिंग में हीट कितनी देर रिक्वायर है, डिपेंड करता है तो हम जो है किस तरह का कंपाउंड लेके चल रहे हैं। जिस तरह का कंपाउंड होगा उस हिसाब से जो है हम कहते हैं समहाउ वेरी करेगी, ठीक है। और ठीक हो गया सर। नोकिंग पर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लाजमी है, मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। ऑक्टेन नंबर और क्यू के मतलब एमसीक्यू में क्या क्या पूछेंगे एमसीक्यू के अंदर, अभी बताने लगा हूँ भाई। अभी हमने एक्सरसाइज भी करनी है तो आप बेफिक्र रहे हैं, आ जाएगा वो, ठीक है। सो ऑक्टेन नंबर के बारे में हम कर रहे थे बात। ऑक्टेन नंबर कहते हैं कि ऑक्टेन नंबर का मतलब क्या होता है? ऑक्टेन नंबर बेसिक तौर पे क्या है, ये परसेंटेज को शो करता है किसी एक मिक्सचर के अंदर कि उसमें कितने परसेंट जो है एक ब्रांच हाइड्रोकार्बन मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एन हेप्टेन की क्या है जी, ये लेट्स सपोज 30% है किसी एक मिक्सचर के अंदर, और हम कहते हैं आइसो ऑक्टेन, ये हमारे पास रिमेनिंग 70% है। सो मैं अगर आपसे कहूं कि जी इसका जो है वो ऑक्टेन नंबर क्या होगा, तो आप संभाव कहेंगे कि ये 70 होगा, ठीक है। इसका ऑक्टेन नंबर हमारे पास क्या है? 70 होता है। हमने ऑक्टेट नंबर कैलकुलेट नहीं करना होता बिलाल, हमें जस्ट जो है परसेंटेज बताई जाती है कि एक मिक्सचर के अंदर जो स्ट्रेट फॉर्म के अंदर हाइड्रोकार्बन है वो कितना है और ब्रांच हाइड्रोकार्बन कितना है। अगर स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन 30% हो, ब्रांच हाइड्रोकार्बन 70% हो, तो ओवरऑल हमारे पास ऑक्टेन नंबर क्या होता है? 70 होता है, ठीक है।
70 हम कह रहे होते हैं, ठीक है। इट इज द मिक्सचर ऑक्टेन नंबर इज द परसेंटेज आइसो ऑक्टेन टू एन हेप्टेन, एग्जैक्टली बिल्कुल। यानी स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन के दरमियान जो परसेंटेज होती है, ठीक है, परसेंटेज मतलब जो होती है इनकी आपस में रेशो होती है, इसको हम ऑक्टेन नंबर का नाम देते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी दी कि अगर 30-70% की रेशो हो तो 70 इसका ऑक्टेन नंबर होगा इस तरह के मिक्सचर के अंदर। अब नोकिंग की बात करते हैं, यानी वो ऐसे गैसोलीन या ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिनके लिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो है जिनके अंदर ऑक्टेन नंबर बहुत थोड़ा होता है, ऑक्टेन नंबर बहुत लोअर होता है, ठीक है। इस तरह के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि ये लो क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। और जो लो क्वालिटी के होंगे वो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, लो क्वालिटी के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो समहाउ क्या करेंगे भाई, वो जब कंबस्शन इंजन में जाएंगे तो कंबस्शन इंजन के अंदर मेटालिक साउंड प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, मेटालिक साउंड जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम नोकिंग का प्रोसेस कहते हैं। मेटालिक साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं किसमें, कंबस्शन इंजन के अंदर। सो इस प्रोसेस को नोकिंग कहते हैं। हमें अगर नोकिंग के प्रोसेस को बचाना हो, अगर हमें नोकिंग के प्रोसेस को खत्म करना, क्योंकि नोकिंग का जो प्रोसेस है समहाउ वो जो हमारा कंबस्शन इंजन है, ठीक है, उसको डिस्टर्ब करता है। और हम कहते हैं कि जो कंबस्शन इंजन है, ठीक है, उसकी जो कह रहे हैं कि लाइफ जो है, ठीक है, उसको खत्म कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। सो हम कहते हैं कि इसलिए स्मोकिंग के प्रोसेस को खत्म करना है, सो हमें अगर जो गैसोलीन है, ठीक है, उसके अंदर समहाउ उसके ऑक्टेन नंबर को इनहांस करना है। ऑक्टेन नंबर कैसे इनहांस होगा, थ्रू रिफॉर्मिंग प्रोसेस, कि हम स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रेट चेन को जब ब्रांच चेन में कन्वर्ट करेंगे तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है क्या होगा कि बेटर क्वालिटी की जो है हमारे पास गैसोलीन आएगी, जिसमें नोकिंग के बजाय एंटी नोकिंग प्रॉपर्टीज डेवलप होंगी, जो नोकिंग के प्रोसेस को बचाएंगी, खत्म करेंगी, किल करेंगी, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास एक जो है मिक्सचर मौजूद है गैसोलीन का, ठीक है, जिसमें हमारे पास लेट्स सपोज 90 जो है वो क्या कहते हैं एन हेप्टेन है और 10% हमारे पास आइसो ऑक्टेन है। सो आपको पॉसिबल ऑप्शंस प्रोवाइड की जाएंगी कि कौन से जो है ऑक्टेन नंबर होगा इस तरह के पेट्रोलियम का। सो हम कहेंगे कि 10% जो है, यानी चूंकि हमारे पास आइसो ऑक्टेन है, ठीक है, सो हम कहेंगे 10 जो है वैसे तो ऑफिस का क्या है, हम कहते हैं कि ये हमारे पास इसका ऑक्टेन नंबर कहलाएगा, ठीक है। 10 हमारे पास क्या होगा, इसका ऑक्टेन नंबर कहलाएगा, ठीक हो गया। ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी। रिफॉर्मिंग के प्रोसेस को हमने थोड़ा बहुत जो है समराइज कर दिया। अब इसमें एक पॉइंट जो कि आपने मार्क करना है अपने पास, ठीक है, हम कहते हैं रिफॉर्मिंग का ये जो प्रोसेस है इसको हम एक और तरह से भी कर सकते हैं, और वो क्या है हमारे पास कि हम रिफॉर्मिंग का प्रोसेस जो है एक एडिटिव डालते हुए, हम कहते हैं कि एक जो है पेट्रोलियम के अंदर एक एडिटिव डालते हुए भी जो है हम उसके ऑक्टेन नंबर को बढ़ा सकते हैं। और वो एडिटिव क्या होता है, टेट्रा इथाइल, TEL मेंशन किया हुआ आप लोगों की बुक के अंदर, ठीक है, TEL, ठीक है। इसको हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको ब्लेंड करते हैं, इसको हम मिक्सअप करते हैं विद जो हमारे पास पेट्रोलियम होता है, ठीक है, इसका मिक्स करते हैं। इसका फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है C2H5, ठीक है, C2H5, और ये वैसे तौर पे हमारे पास क्या है P, ठीक हो गया। सो इसको हम डालते हैं, ये टेट्रा इथाइल लेड है, इसको हम मिक्सअप करते हैं विद एनी लो क्वालिटी पेट्रोल, ठीक है, और बिल्कुल ठीक है, सही है, ठीक है जी। तो ये हम कहते हैं कि इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटी को बेटर कर सकते हैं अपने पेट्रोल की, ठीक हो गया। यहां तक हमने जो बातें कही हैं उसमें क्लैरिटी मिल चुकी होगी। सर किताब वाली एग्जांपल किताब वाली कौन सी किताब वाली एग्जांपल फैजान, वो जो किताब में एग्जांपल मेंशन की होगी वो यही की होगी कि अगर हमारे पास एन हेप्टेन जो है वो और जो आइसो ऑक्टेन है उसमें अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि भाई हमारे पास अगर आइसो ऑक्टेन जो है वो क्या हो, वो 100 हो, ठीक है। सो हम कहते हैं कि हमारे पास अगर ये 100 हो, ये 0 हो तो 100 होगा ऑक्टेन नंबर, अगर ये 100 हो, ये 0 हो तो 0 ऑक्टेन नंबर कहलाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट चेन हो, ब्रांच चेन ना हो तो हम कहते हैं कि 0 जो है ऑक्टेन नंबर कहलाएगा। किताब वाली एग्जांपल तो न्यू ऑक्टेन की है, बिल्कुल आप न्यू ऑक्टेन की बात करते हो, ठीक है। न्यू ऑक्टेन में भी ब्रांचेस ही होती हैं, हमें जस्ट ब्रांचेस को लोकेट करना होता है, ब्रांचेस जो है मेंशन करनी होती है, और कुछ इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे, कुछ बातें जो है हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जल्दी से मूव करते हैं, टाइम हमारे पास थोड़ा रह चुका है, सो हम जस्ट 7 मिनट के अंदर से कंप्लीट आउट करेंगे ब्रांचेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, और फिर हमारे पास आइसोमेरिज्म और हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक जस्ट रह जाएगा। जल्दी से इसको भी हमने जो है रिकॉल करना है। सो या आप लोग कहते हैं तो पहले हम इस तरह करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट रेडी है इनका?
ठीक है। सो पहले हम आपका टेस्ट कर लेते हैं, आप लोग टेस्ट देकर आएंगे तो समहाउ मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए लिख लूंगा और उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा सवाल से ब्रीफ भी कर दूंगा, ठीक है जी। सो पहले आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट करेंगे, आप लोग टेस्ट कर लेते हैं, जितना टाइम आपको लगेगा टेस्ट करने में समहाउ मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ मेंशन किए हुए होंगे, आप लोगों को उस हवाले से बता दूंगा, कर दूंगा, ठीक है जी। सो टेस्ट कर लेते हैं जल्दी से आप लोगों का स्टार्ट। जी सो टेस्ट आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, आप लोग टेस्ट देंगे और उसके बाद जो है फिर मैं ब्रांचेस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे से थोड़ा बहुत यहाँ लिख लेता हूँ और फिर मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। लिखा नहीं है? जिन लोगों को टेस्ट नहीं मिला वो करेंगे सिर्फ ये कि वो पेज को रिफ्रेश करेंगे और जो उनके सामने मेरी जो है जो वीडियो अब डिस्प्ले हो रही थी, ठीक है, उसके एग्जैक्टली नीचे स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन होगा, उसे क्लिक करेंगे। नबील, ये जो क्वेश्चन आपने पूछा था स्ट्रेट चेन वाला और ब्रांच चेन वाला, वो चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड है, वो हम करेंगे आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। ऑक्टेन नंबर भी बता दें कि एक एमसीक्यू में आया है, एग्जैक्टली ऑक्टेन नंबर, बिल्कुल हम यही कह रहे हैं कि ऑक्टेन नंबर जो है वो आता है, रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब जल्दी से आप लोग टेस्ट करेंगे और मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन समहाउ ब्रीफ करूंगा। टेस्ट शो नहीं हुआ, सो आप लोगों ने पेज को रिफ्रेश करना है। पेज को रिफ्रेश करेंगे और पेज को रिफ्रेश करने के बाद आप जब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों को जहां वीडियो डिस्प्ले मेरी हो रही थी उसके एग्जैक्टली नीचे टेस्ट स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन होगा। अमार, कौन से पेज नंबर की इस वक्त आप बात कर रहे हैं बता दें। पेज रिफ्रेश करो और इसके बाद जो है जो आप जहां आपको वीडियो डिस्प्ले हो रही थी उसके एग्जैक्टली नीचे जो है आप लोगों को क्या मिल जाएगा, आपको स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, वो आपने क्लिक करना है, आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। सो अच्छे मार्क्स आप लोगों ने लिए हैं क्योंकि ये जो हमारा ऑर्गेनिक का पोर्शन है समहाउ ये आसान है, ये इतना मुश्किल नहीं है। सो आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग अच्छे मार्क्स ही लेंगे टेस्ट के अंदर और आपने लिए भी हैं समहाउ, अच्छे मार्क्स हैं आप लोगों के, मुझे जो डिस्प्ले हो रहे हैं सबके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है जनाब, तो इसको हम देखेंगे, इस हवाले से जो है मैं फर्दर भी आप लोगों को ब्रीफ कर दूंगा। अब हम चलते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट, जो कि मैंने आप लोगों को कहा था जब तक आप लोग आएंगे तो मैं रेडी कर चुका हूँगा, उस हवाले से मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है जी। सो सर आपने कंप्लीट नहीं किया मगर टेस्ट नेक्स्ट हाफ में से भी एमसीक्यू आए थे अब्दुल्ला, बिल्कुल एग्जैक्टली क्योंकि जो टेस्ट होता है वो कंप्लीट चैप्टर का बना होता है। सो वही मैंने आपको बताया ना कि आप लोगों को मैंने थोड़ा सा टेस्ट के बाद से लगा दिया, क्योंकि आपने टेस्ट कर लिया है तो आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकेंगे, हम अब चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हमारे पास टाइम है
टेस्ट हो चुका है। सो हम टेस्ट चूंकि हमारा जो है उस फेज से हम निकल चुके हैं, तो हम अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और अभी मैं वो आप लोगों के एमसीक्यूज को भी जो है डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है जी। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड इसी तौर पे हम कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स या उनके डेरिवेटिव्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दो क्लासेस जो हैं, ठीक है, उनके अंदर हम इनको डिवाइड करेंगे, ठीक हो गया। कौन से भाई? ओपन चेन, और ओपन चेन को हम साइक्लिक ए साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है। ओपन चेन को आपने ध्यान में रखना है, ए साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। और साइक्लिक कंपाउंड यानी कि क्लोज रिंग के अंदर क्लोज चेन और ओपन चेन, ठीक है, क्लोज चेन और ओपन चेन के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फर्स्ट ऑफ ऑल। और ओपन चेन जो है इनको हम कहते हैं कि ए साइक्लिक कंपाउंड्स का नाम भी देते हैं। आपने ये चीज अपने जहन में रखनी है, ठीक है। अगर आप जो है ओपन चेन या ए साइक्लिक कंपाउंड्स की एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, अब आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो हमारे पास टर्मिनल कार्बन एटम्स यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम जो हैं, दे आर नॉट लिंक्ड टू विद ईच अदर, ठीक है, ये आपस में लिंक नहीं है, आपस में कनेक्टेड नहीं है। इनमें दोनों जो हमारे पास एंड्स हैं यानी फर्स्ट एंड लास्ट जो हमारे पास हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है हम कहते हैं कि क्या होगा, क्योंकि ये ओपन है, ये आपस में लिंक नहीं है, क्लोज रिंग डेवलप नहीं हो रही, इसलिए ओपन चेन कहलाते हैं। इन्हीं को हम ए साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं और इन्हीं का नाम हम एलिफेटिक भी कहते हैं। सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज एलिफेटिक, इनको हम एलिफेटिक भी कहते हैं। ये तमाम नेम आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया। और स्ट्रेट चेन का मतलब क्या होता है कि वो हाइड्रोकार्बन जिनमें के हमारे पास जो कार्बन चेन है उसमें किसी भी कार्बन के ऊपर इजाफी लिंक फॉर्म के अंदर, ब्रांच फॉर्म के अंदर कोई कार्बन एटम ना जुड़ा हो, उसे हम स्ट्रेट चेन कहते हैं। ब्रांच चेन का मतलब क्या होता है? किसी भी कार्बन एटम के ऊपर एक्स्ट्रा कार्बन एटम की मौजूदगी यानी कि एज ए ब्रांच के तौर पर जो है अवेलेबिलिटी, इसको हम ब्रांच हाइड्रोकार्बन का नाम देंगे, ठीक है। साइक्लिक की जहां तक बात है, इसको हम कहते हैं साइक्लिक जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं ये विशेष तौर पे क्लोज रिंग कंपाउंड्स कहलाते हैं, ठीक है। और क्लोज रिंग एलिफेटिक कंपाउंड्स इनको कहते हैं ना भाई, ओपन चेन को, हमारा ओपन चेन को ए साइक्लिक और जो हमारे पास एलिफेटिक, इनको हम यही कह रहे होते हैं, ठीक है। ये तीनों नेम इनके ये विशेष तौर पे, ठीक हो गया। और साइक्लिक कंपाउंड की जहां तक बात है, हम कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड क्लोज चेन रिंग्स होती हैं, ठीक है। इनको हम दो फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होमोलेटिक होता है, एक हेटरोलेटिक होता है। होमोलेटिक का दूसरा नेम हमारे पास जो है हम कहते हैं समहाउ, इसका जो दूसरा नेम हमारे पास होगा यानी जो सेकंड नेम हम जिसके मतलब हम इससे बात कर रहे होते हैं, ये कार्बोसाइक्लिक भी कहलाते हैं, कार्बोसाइक्लिक भी इनको हम कहते हैं, ठीक है जी। दे आर आल्सो कॉल्ड एज कार्बोसाइक्लिक, ठीक हो गया। कार्बोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक इसको हम कहते हैं जो हमारे पास होते हैं कि नहीं वो कंपाउंड, वो रिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स के जो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन पर मुश्तमिल होंगे, जिनमें सिर्फ और सिर्फ रिंग जो है कार्बन के ऊपर मुश्तमिल होगी, कार्बन ही जो है इनके अंदर मौजूद होंगे, इनको कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक कहते हैं। और ये जो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक है ये एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में फर्दर डिवाइड होते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कि जो होते तो रिंग पर मुश्तमिल है लेकिन उनमें एरोमेटिसिटी नहीं होती, यानी कि बेंजीन रिंग मौजूद नहीं होगा, जैसे कि CH2, ठीक है। इसकी अगर आप बात करते हो तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं है, एरोमेटिसिटी नहीं है, ठीक है। सो इस तरह के जो कंपाउंड जो रिंग कंटेनिंग तो होते हैं, मोर देन 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो हैं ये हैं, ठीक है। इनको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये प्रॉपर्टी वाइज हम कहते हैं कि एलिफेटिक कंपाउंड्स के साथ ही रिजेंबल करते हैं, यानी कि इनकी प्रॉपर्टी समहाउ इनकी तरह की ही होती है, ठीक है जी। और एरोमेटिक के मतलब आप जानते हैं कि वो कंपाउंड जो कि बेंजीन रिंग कैरी करेंगे, इनको हम जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन भी आ जाएगा, बेंजीन डेरिवेटिव्स भी आ जाएंगे। बेंजीन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कि जिनमें बेंजीन के अंदर से किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसकी जगह पे कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगा दिए, जैसे कि क्लोरोबेंजीन है, जैसे कि हमारे पास एनालीन है, ठीक है, एनालीन NH2, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं बेंजल्डिहाइड की, ठीक है, CHO, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास क्या है? दीज आर कॉल्ड एज बेंजीन डेरिवेटिव्स। क्या है कि रिंग कंटेन करते हैं, एरोमेटिसिटी इनके अंदर मौजूद है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर ये फॉल करेंगे। अब कंपाउंड्स के अंदर फर्दर एक और चीज भी आती है जिसको कहते हैं फ्यूज्ड रिंग, ठीक है। फ्यूज्ड का मतलब क्या होता है? फ्यूज्ड का मतलब हमारे पास होता है कि यहां पर इस तरह की कंपाउंड्स के अंदर मोर देन 1 टाइप ऑफ बेंजीन रिंग होंगे जो आपस में मर्ज्ड होंगे, जो आपस में जुड़े हुए होंगे, ठीक हो गया। और हम कहते हैं कि ये आपस में इनकी जो रिंग जो है ना वो आपस में बिल्कुल मर्ज्ड फॉर्म के अंदर होती है, जैसे कि ये हमारे पास है कंपाउंड,
ठीक है। सो इसको हम कहते हैं दे आर, इट इज कॉल्ड एज जस्ट रिंग, फ्यूज्ड रिंग, ठीक है। एक्सप्लेन एमसीक्यूज एहतशाम कह रहे हैं, बिल्कुल एमसीक्यू हम एक्सप्लेन करते हैं, समहाउ थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। एंथ्रासीन बेसिक तौर पे मैंने ये डेवलप किया, ठीक है। एंथ्रासीन जिसमें आपको देख रहे हैं कि मोर देन वन टाइप ऑफ रिंग आपस में मर्ज फॉर्म के अंदर है, ये एंथ्रासीन एग्जांपल फ्यूज रिंग की कहलाएगी। और हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है कि दोज रिंग्स, ठीक है, यानी ऐसे क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स कि जिनमें कार्बन के अलावा कोई और कार्बन यानी कोई और एटम भी मौजूद हो, इसे हम कहते हैं हमारे पास है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जिसमें बुक में आपकी एग्जांपल मेंशन की हुई है। मैं यहाँ पर एक दो एग्जांपल कोट भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है क्लैरिफाई हो जाए। ये बेसिक तौर पे फ्यूरेन है, ठीक है। इस तरीके से इसको हम जो है पेरिडीन कहते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि इनमें जो रिंग है उसमें कार्बन के अलावा कोई और एटम भी मौजूद है, ठीक हो गया। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, इनको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। अगर जो है आपसे क्वेश्चन किया जाए, यानी पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि फ्यूरेन है, पेरिडीन है, ठीक है, या थायोसीन है, और फोर्थ एक जो है पॉइंट आपके लिखा जाए एनालिन, ठीक है। सो आप एनालिन को मार्क करेंगे। एनालिन जो है वो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो हेट्रोसाइक्लिक नहीं होती, क्योंकि आप देख सकते हैं एनालिन के अंदर नाइट्रोजन तो है, लेकिन इट इज क्या कहते हैं आउटसाइड ऑफ द रिंग, ठीक है। रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम है, रिंग सिर्फ कार्बन एटम पर मुश्तमिल है। रिंग के बाहर अगर कोई और एटम आ जाएगा तो वो हेट्रोसाइक्लिक नहीं कहलाएगा, वो जस्ट बेंजीन डेरिवेटिव या एरोमेटिक कंपाउंड्स का कोई डेरिवेटिव ही कहलाएगा, ठीक हो गया। सो ये आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से, ठीक है। इसको आप देखिएगा, आपके इवन के जो टेस्ट था, ठीक है, उसमें भी एमसीक्यू इससे रिलेटेड आए थे, ठीक है। इससे रिलेटेड एमसीक्यू आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए थे, ठीक है जी। जल्दी से जो है मूव करते हैं आगे। अब हमारे पास हाइड्रोकार्बन रह गया है, सॉरी समहाउ हम कहते हैं कि जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट रह चुका है, और उसके बाद फिर हमारे पास रह चुका है क्या चीज़ भाई, हमारे पास रह चुकी है आइसोमेरिज्म, ठीक हो गया। सो ये दो चीज़ें हमने जस्ट करनी है, और उसमें हमारा जो है ये जो जितना भी काम है, ठीक है, इस चैप्टर का वो कंप्लीट आउट हो जाएगा। सो हाइब्रिडाइजेशन को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है जी, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जल्दी से बता दें क्या क्वेश्चंस आप लोगों के हैं। आप लोग क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो जल्दी से कर सकते हैं, क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एमसीक्यू रिपीट करें जी, एमसीक्यू कहां से रिपीट करना है आप लोगों ने? अच्छा जी, अच्छा। अब मैं चाहूंगा कि मैं, चूंकि आप लोग बाद में कह रहे हैं टेस्ट को डिस्कस करना, तो भी कर लेते हैं। सर जी शाम को बाकी लेक्चर कर लें। नहीं नहीं नहीं, शाम को नहीं करना ना, शाम को बिल्कुल नहीं करना। आप लोग जो है थक जाते हो बहुत ज़्यादा। नहीं बिल्कुल भी नहीं, हाफ आवर ले लें। नहीं 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 भाई, हाफ आवर क्यों लेना है? हमारा जो पॉइंट रह गए वो सिर्फ दो रह गए। एक हमारे पास रह चुका है सिंपली हाइब्रिडाइजेशन, और एक आइसोमेरिज्म रह चुका है, और बस ये दो पॉइंट्स रह चुके हैं। सो इसको हम क्यों जो है लटका दें। अच्छा, अब मैं आप लोगों के लिए कुछ जो है जो आप लोगों का टेस्ट हुआ था उसको मैं डिस्कस कर देता हूं आप लोगों के साथ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था हाइड्रोकार्बन्स विच बर्न विद स्मोकी फ्लेम आर कॉल्ड एज एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर रिंग होती है, ठीक है, और रिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है, इनको अगर आप बर्न करेंगे, सो बर्न करने से क्या होता है कि स्मोक डेवलप होती है। सो स्मोकी जो है हमारे पास फ्लेम कंटेनिंग जो कंपाउंड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज सिंपली एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो कहलाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्वेश्चन था प्रोपीन, ठीक है, कैन एग्जिबिट। अब वो किस तरह का कर सकता है? अच्छा, इसमें हम एक काम और कर लेते हैं, एमसीक्यूज को डिस्कस कर, तो आइसोमेरिज्म का टॉपिक भी इसमें जो है हम डिस्कस कर लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन का भी और फंक्शनल ग्रुप का भी कर लेते हैं, ठीक है जी। तो साथ में टेस्ट भी डिस्कस हो जाएगा, साथ में आप लोगों को मैं जो है थोड़ा बहुत इस सवाल से ब्रीफ भी कर दूंगा। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने कंप्लीट की है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा था वो आइसोमेरिज्म के, मैं आप लोगों को ये एमसीक्यू एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये क्या कह रहा है बेसिक तौर पे, ठीक है जी। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है प्रोपीन कैन एग्जिबिट, प्रोपीन की हम बात कर रहे हैं, ये है प्रोपीन, ठीक है। ये किस तरह के आइसोमेरिज्म को शो करेगा, आपने ये चीज देखनी है। अगर हम इस कंपाउंड की बात करते हैं तो चूंकि कार्बन कंटेनिंग, मैं आपको बताऊं कि जो है तीन मेजर जो हमारे इनिशियल कंपाउंड्स हैं, ठीक है, कौन कौन से? मीथेन है, ठीक है, मीथेन, इथेन और समहाउ प्रोपेन या प्रोपेन भी हमारे पास है, ठीक है। ये वो कंपाउंड्स हैं, यानी ये जो तीन एटलीस्ट तीन कार्बन कंटेनिंग है।
हम इनकी बात करते हैं कि ये किसी भी तरह की जो है आइसोमेरिज्म के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, इनके आइसोमर्स नहीं बन पाते। ठीक है जी, हम समाव कहेंगे कि इन तीनों के आइसोमर्स नहीं बनते। ठीक है, ये तीनों आइसोमर्स नहीं बनाएंगे। सो इसकी जो ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट थी वो बेसिक तौर पे नन ऑफ द अबव थी। ठीक है, नन ऑफ द अबव। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है पेंटेन एंड 2-methyl butene हैव द सेम। अब इसमें आपने देखना है कि क्या इसमें जो है सेम होगा। एक मेंशन किया था बॉइलिंग पॉइंट, एक मेंशन किया था मेल्टिंग पॉइंट, एक स्ट्रक्चरल फार्मूला और परसेंटेज कंपोजिशन। देखो नेम डिफरेंट हैं और जो है हम कहते हैं चूंकि नेम इनके डिफरेंट है, एक हमारे पास है सिंपल पेंटेन, ठीक है, और एक हमारे पास 2-methyl butene है। ठीक है, पेंटेन और एक हमारे पास है 2-methyl butene। ठीक है, आप देख रहे हैं कि दोनों के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं और ये बेसिक तौर पे शो क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट व्हेन वी ड्रॉ दिए स्ट्रक्चर्स, तो इनके जो हमारे पास जो है स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट हो, या इनको चेन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, चेन लेंथ आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि ये वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होगा, लेकिन हम कहते हैं इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं, तो दे आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, इनको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का नाम देते हैं। ठीक हो गया। और हम ये कहते हैं कि जब भी आइसोमर्स डेवलप होते हैं, डिफरेंट आइसोमर्स होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज में जो उनका मेल्टिंग पॉइंट है, उनका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, ये डिफरेंट होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज टुगेदर डिफरेंट होती हैं। ठीक हो गया। और स्ट्रक्चरल फॉर्म भी डिफरेंट है। सो हम कहते हैं यहाँ पर जो बचती है ऑप्शन वो सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज कंपोजिशन है, यही हमारे लिए जो है बेस्ट ऑप्शन इसका होगा। ठीक है जी। एट लोअर टेम्परेचर एंड प्रेशर क्रैकिंग कैन बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अभी मैंने आपको बताया था एल्यूमिनोसिलिकेट कहते हैं Al2O3, या जिसको हम समहाउ कहते हैं कि हमारे पास दूसरा था SiO2। ठीक है, ये हमारे पास एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइड। ठीक है, सो अमाइड का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो ये है, यानी जो जनरल फार्मूला है RNH2, इनको हम एसिड अमाइड्स का नाम देते हैं, ये अमाइड्स कहलाते हैं। ठीक हो गया। इनमें जो ये लिंकेज है इसको अमाइड लिंकेज कहते हैं। सो इसका राइट ऑप्शन बी बनता था, जो कि हमने देखा। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 6 वाला, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। ओनली सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन, किसमें से जो है इनमें से किसमें सिग्मा बॉन्ड होगा। प्रोपेन की जहां तक बात है, प्रोपेन का मैंने ये लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, ब्यूटानोइक एसिड का जो फार्मूला होता है वो आपको पता होगा शायद CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, ये ब्यूटानोइक एसिड है जिसमें आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, ब्यूटानल मेंशन किया हुआ है। ब्यूटानल क्या होता है, ये होता है, ये ब्यूटानल है। ठीक है, इसमें भी आप देखें डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक हो गया। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास इसके अंदर थी वो एथॉक्सी इथेन है, और एथॉक्सी इथेन की जहां तक बात है तो वो मैं राइट कर देता हूं आप लोगों के लिए, वो ये होती है। ठीक है, ये ठीक है एथॉक्सी इथीन जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। सो ये ऑप्शन राइट बनती थी। इन सियानो ग्रुप द कार्बन एटम, ठीक है, शोज विच काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो वो sp हाइब्रिडाइजेशन थी। सियानो ग्रुप होता क्या है, सियानो ग्रुप ये है। ठीक है, सो आप देख रहे हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड n है, सो इट मींस कि यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। और ठीक है जी, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। ठीक है, ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, ये लिंकेज होती है ट्रिपल बॉन्ड की, और ये sp हाइब्रिडाइजेशन को शो करती है। सुबाना, क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, क्या इशू आ रहा है, आप लोग लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, भाई ये तो बहुत बुरी बात है। अच्छा, अभी हमने डिस्कस भी किया था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम की वजह से सिर्फ और सिर्फ गैसोलीन जो हम गेट करते हैं वो 20% होती है, वो हो गया। और उसके बाद फिर जो है वट इज नॉट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, तो मैंने आपको बताया था एनिलीन। एनिलीन हम कहते हैं टाइप ऑफ हाइड्रो वो एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें कि जो हमारे पास ग्रुप है वो आउटसाइड द रिंग मौजूद है NH। सो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास वो है जो कि हेटेरोसाइक्लिक नहीं शुमार होता, बाकी सारे हेटेरोसाइक्लिक हैं, थायोफिन भी, पेरिडीन भी, फ्यूरिन भी। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर है C5H6 हैज नंबर ऑफ आइसोमर्स। ठीक है, सो मैं आप लोगों को एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा 3 होते हैं इसके। ठीक है, पॉसिबल
जो आप बना सकते हैं। अर्ली केमिस्ट, ठीक है, आर रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यू टू दियर सोर्स, और हम कहते हैं प्रॉपर्टी की बेस पर, प्रॉपर्टी और सोर्स की बेस के ऊपर हम कहते हैं कि ये डिफरेंट होते हैं, ठीक हो गया, फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो लास्ट था ड्यूरिंग द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, तो हम कहते हैं पैराफिन। पैराफिन जो है बेसिक तौर पे केरोसिन का दूसरा नाम है, आपने अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। पैराफिन जो है वो हम कहते हैं कि केरोसिन का दूसरा नाम है। सो उसमें आपने देखा था, आज हमने देखा भी है, 175 टू 325 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सो पैराफिन और जो दूसरा हमारे पास केरोसिन है, ये एक ही चीज है सर। जब ट्रिपल बॉन्ड आता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, नॉट sp2, ठीक है। अब आपसे कल मुलाकात होगी, अपना आपने ख्याल रखना है। कल हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे और चैप्टर नंबर 7 का रिमेनिंग जो टॉपिक रह गया है आइसोमेरिज्म वाला, ठीक है, वो और फंक्शनल ग्रुप में आप लोगों को कल समझा दूंगा, ठीक है। वो भी हम लास्ट में मतलब कल ही करेंगे, ठीक है। सो हमारी क्लास कल जो है वो अराउंड 15 मिनट्स अर्ली स्टार्ट होगी। सो आपने ध्यान में रखना है 10:45 टू ऑनवर्ड मैं लेके चलूंगा आप लोगों को कल, और 15 मिनट्स अर्ली हम स्टार्ट इसलिए करें ताकि हम ये दो टॉपिक्स भी कल कवर कर पाएं। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। इस लेक्चर के फौरन बाद में अपनी जो मेरी प्रोफाइल है उस पर मैं प्रैक्टिस एमसीक्यू सेंड कर दूंगा आप लोगों को, आप उसे पढ़ लीजिएगा, उसे अटेम्प्ट कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो एमसीक्यू के हवाले से वहीं पर पोस्ट में आपने कमेंट करना है ताकि मैं उसका आपको आंसर कर सकूं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।